गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हैं क्लासेस को। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओपन कास्ट हम लोग पढ़ रहे थे और आपका पोर्शन भी लगभग ख़त्म हो ही गया है। एक और चैप्टर बचा है। चैप्टर क्या, वही कुछ पोर्शन बचा है रॉक मैकेनिक्स का। बाकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 हो गया है। इंस्पेक्टर का अगर आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें वॉल्यूम 3 का एक भी पोर्शन नहीं है। ठीक है। इंस्पेक्टर वाला में अगर आप सिलेबस को देखिएगा तो उसमें जितना भी पोर्शन है वो टेक्निकल पोर्शन, उसमें जूलॉजी था। जूलॉजी मैं करवा चुका हूँ। बाकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 का कुछ कुछ पोर्शन, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का पूरा पोर्शन था और वॉल्यूम 3 का मे बी एक चैप्टर है वो मैं करा दूंगा। बाकी मशीनरी वगैरह जो आता है वो इसमें भी आता है, उसमें भी आता है। ठीक है। तो उसको मैं कराते रहूंगा। वॉल्यूम 3 भी मैं करा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन इंस्पेक्टर का पोर्शन में वॉल्यूम 3 का ज़्यादा पोर्शन नहीं है। बाकी आगे है तो वॉल्यूम 3 मैं कहा था तो वो करा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपका जो पोर्शन है वो लगभग ख़त्म हो गया है। आप अपना रिवीजन करते रहिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब रॉक मैकेनिक्स का बचा है ना। हाँ, रॉक मैकेनिक्स का ही हमको पढ़ाना है एक। ठीक है। रॉक मैकेनिक्स इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद बाकी और कुछ बचेगा नहीं। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ओपन कास्ट माइंस को पढ़ रहे थे। ओपन कास्ट में थोड़ा ज़्यादा हम समय दे रहे थे, थोड़ा छोटा छोटा करके पढ़ा रहे थे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो 2 क्लासेस हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं क्लासेस को जाके ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस क्लास में हम ओपन कास्ट का पोर्शन को पढ़ा दिए थे, टेक्निकल ज्ञान दे दिए थे और उसके बाद हम मशीनरीज पे उतरे थे, जिसमें बुलडोज़र के बारे में हम बताए थे कि बुलडोज़र क्या होता है। स्क्रैपर के बारे में बताए थे कि स्क्रैपर क्या होता है। फिर रीपर के बारे में आपको बताए थे कि रीपर क्या होता है। तो रीपर जब हम आपको बता रहे थे तो रीपर में कुछ कुछ टर्म हम आपको बताए थे। रीपर में हम आपको कुछ कुछ टर्म बताए थे। रीपर में बताए थे कि रीपर क्या करता है, रीपेबिलिटी, रीपाबिलिटी अगर किसी चीज़ का हमको जांच करना है, रीपाबिलिटी अगर हमको किसी चीज़ का जांच करना है तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ। रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ, ये अपने को लगता है रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ। तो ये रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ बेसिकली होता क्या है, ये जमीन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। इसके साथ कुछ कुछ और सामान भी लगता है। जैसे एक आपका जियोफोन लगता है। जियोफोन वो वाला नहीं जो आप चल रहा है। इसके साथ आपका एक स्लेज हैमर लगता है। ठीक है। स्लेज हैमर से हम लोग जमीन में ठोकते हैं। इम्पैक्ट प्लेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेट। ठीक है। इसके बाद 31 मीटर का टेप लगता है। अब होता क्या है, कैसे हम लोग जांच करते हैं, रिपबिलिटी बताते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ को कुछ दूरी पे रखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये जो इम्पैक्ट प्लेट है इसको जमीन में बिछा दिया जाएगा और स्लेज हैमर से उसमें ठोका जाएगा। तो जब उसमें ठोका जाएगा तो उसमें से साउंड वेव निकलेगा और वही साउंड वेव को रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ नापेगा। जियोफोन जो है वो जो साउंड वेव है, साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी है, कुछ वेव जाके नीचे घुस जाएगा, कुछ वेव टकरा के वापस आएगा। जितना हार्ड सरफेस उतना जल्दी वापस आएगा। तो उसी वेलोसिटी को सिस्मोग्राफ और ये जियोफोन मिलके नापेगा और बता देगा कि कितना आपका वेलोसिटी कितना टाइम में पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। उस हिसाब से हम लोग पता कर लेंगे कि हाँ यहाँ का रिपेबिलिटी कितना है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं बताया किताब में, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो बेसिकली आपको खाली नाम क्या याद रखना है, रिफ्रैक्शन। इतना डिटेल में न दिया है ना पूछेगा। रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ, इतना अगर आप याद कर लेंगे तो काफ़ी है आपके लिए कि रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ रीपर से संबंधित है जिससे रीपबिलिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है। इसमें एक तो लॉ आता है जिसका नाम है सेल्स लॉ। सेल्स लॉ, सेल्स लॉ क्या होता है, बेसिकली सेल्स लॉ आप याद कर सकते हैं। सेल्स लॉ कह सकते हैं साइन, एक सेकेंड, सेल्स लॉ बराबर आप ऐसे कह सकते हैं, साइन थीटा इंसिडेंट इज इक्वल्स टू साइन थीटा रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय इधर भी और इधर भी, है ना। यहाँ पे लिखना है वेव वेलोसिटी इन लोअर लेवल, मतलब जो वेव का वेलोसिटी है। ठीक है। वेव वेलोसिटी या सिंपल भाषा में वेलोसिटी लिख सकते हैं। वेव वेलोसिटी इन लोअर लेवल इज इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी इन अपर लेवल, वेलोसिटी इन अपर लेवल। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है। ये आपका सेल्स लो, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो जाता है सेल्स लो का। तो सेल्स लो आप समझ चुके हैं। सेल्स लो क्या होता है, सेल्स लो होता है
साइन थीटा इंसिडेंट डिवाइडेड बाय वेव वेलोसिटी इन लोअर लेवल इज इक्वल्स टू साइन थीटा रिफ्रैक्शन बाय वेव वेलोसिटी इन अपर लेवल। अपर लेवल लोअर लेवल का ये आपका पूरा का पूरा होता है, ठीक है। चलिए, तो अपर लेवल ये वाला फार्मूला आप चाहें तो रट सकते हैं, ये फार्मूला में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, ज़्यादा और कोई पॉइंट इसमें दिख नहीं रहा है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट ट्रेवल ट्रैक्टर शॉवेल पे। देखिए, अगला मशीनरी है ट्रैक्टर शॉवेल। एक बार मैं देख लेता हूँ सब सही है नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरा वॉइस पहुँच रहा होगा आप तक सही से। ट्रैक्टर शॉवेल क्या होता है समझिएगा, आप मशीनरी को खाली समझने वाली बात है, डाटा कुछ ही याद रखना है। ट्रैक्टर शॉवेल को हम लोग फ्रंट इंड लोडर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्रंट इंड लोडर किसे कहते हैं, ट्रैक्टर शॉवेल किसे कहते हैं, तो इसे हम फ्रंट इंड लोडर भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जो बहुत फेमस है, जिसको कहते हैं पे लोडर। पे लोडर कैसा दिखता है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसा दिखता है। कुछ ऐसा दिखता है ट्रैक्टर शॉवेल, कुछ ऐसा दिखता है ट्रैक्टर शॉवेल। जेसीबी टाइप का दिखने में लगता है, लेकिन जेसीबी नहीं रहता क्योंकि पीछे साइड में इसका कुछ नहीं रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग ट्रैक्टर शॉवेल कहेंगे। अगर हम नेट में देख सकते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देख लेते हैं, अगर इसमें दिखता है तो जी बिल्कुल दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो खुल जाएगा, अच्छे से खुल जाएगा। ट्रैक्टर शॉवेल का मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, जिसको हम लोग पेलोडर भी कहते हैं। ये जनरली आपको जहाँ पे कोल वैगन लोड वोडिंग होता है, लोडिंग वोडिंग उस जगह पे दिखेगा। देखिए ये है पेलोडर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पेलोडर। ये आपका क्या है, ये आपका पेलोडर है, ठीक है। पेलोडर का एक बार ढांचा को आप देखिएगा तो आगे में एक बकेट लगा हुआ है, ठीक है। ये जो बकेट कैपेसिटी होता है, ये 0.57 मीटर क्यूब से स्टार्ट होता है। इसके बाद धीरे 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 जितना भी कैपेसिटी का आप चाहते हो, आपके मशीन के प्रोडक्शन के हिसाब से, जहाँ पे मशीन लगा है या जो आपका प्रोडक्शन कर रहा है, उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, या अगर ज़्यादा लोडिंग करना तो आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे स्टार्ट होता है 0.573 मीटर क्यूब से स्टार्ट होता है इसका कैपेसिटी, और धीरे धीरे ये ऊपर तक जाता है। ये बेसिकली करता क्या है, इसको हम लोग फ्रंट इंड लोडर क्यों कहते हैं? फ्रंट इंड लोडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्राइवर जो है वो इसमें बैठा हुआ है, और ड्राइवर आगे की तरफ देख रहा है, ठीक है, इस साइड में देख रहा है, ऐसे उसका फेस है, और यहीं पे लोड वाला टब है। तो ये जो टब है, ये ड्राइवर देख रहा है कि हम उठा रहे हैं, लोड कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लोड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग फ्रंट इंड लोडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रंट इंड लोडर। मतलब आगे का जो अंत है उसमें एक लोडर लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं फ्रंट इंड लोडर। इसको हम लोग ट्रैक्टर शॉवेल क्यों कहते हैं, आप इसको गौर से देखिएगा, आप इसको गौर से देखिएगा। अगर हम ऐसा करें कि पीछे का पोर्शन को थोड़ा सा ढक दें, ये वाला पोर्शन को, एक काम करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ढक दें, तो आपको हल्का ट्रैक्टर जैसा फीलिंग नहीं आ रहा होगा? हल्का सा ट्रैक्टर जैसा लग रहा है, इसका बॉडी को हल्का सा थोड़ा हम उखाड़ देंगे तो इसका जो ढांचा है वो थोड़ा ट्रैक्टर टाइप का लगता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ट्रैक्टर शॉवेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक्टर शॉवेल भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये जो शॉवेल है, ये शॉवेल ट्रैक्टर शॉवेल, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रैक्टर जैसा दिखता है। तो मैंने अभी इसका नाम बताया जो पूछा जाता है, फ्रंट इंड लोडर, याद रखिएगा इसका एक नाम है फ्रंट इंड लोडर, इसका नाम। इसके बाद दूसरा क्या नाम है भाई? दूसरा नाम है इसका ट्रैक्टर शॉवेल। दूसरा नाम है इसका ट्रैक्टर शॉवेल। इसका कैपेसिटी 0.57 मीटर क्यूब से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे जितना भी को भी होता है उस जगह में मिलता है। जनरली इसको हम लोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर मटेरियल है, देखिए यहाँ मटेरियल है, यहाँ मटेरियल है, तो मटेरियल को हैंडल करने के लिए, मतलब इसको अपना टब में उठा के इधर से उधर करेगा, या रेलगाड़ी है उसमें लोड करेगा, और रेलवे वैगन में कोयला लोड करेगा, या कोई मिनरल को लोड करेगा, तो इसको हम लोग लोडिंग वोडिंग के लिए जनरली रखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग लोडिंग वोडिंग के लिए जनरली रखते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक जो ये आपको दिख रहा है एग्जॉस्ट, इसमें से हवा जो है वो निकलते रहता है, निकलते रहता है, ठीक है। हवा जो निकलते रहता है ताकि आपका अंदर का चीज़ तो निकलेगा ही ना, एग्जॉस्ट है तो।
लेकिन उसमें एक तो पूसर फैन होता है, इसमें एगो पूसर फैन होता है जो कि लगभग इस जगह पे बीच में कहीं लगा होता है पूसर फैन। तो पूसर फैन क्या होता है, जब कभी भी डस्ट है ना, डस्ट डस्ट इसकी तरफ खिंचाएगा तो पूसर फैन चालू कर देंगे हम। पूसर फैन चालू कर देंगे और वो पूसर फैन इसको धकेल देगा, जो डस्ट है उसको धकेल देगा ताकि डस्ट अंदर एग्जॉस्ट में ना घुस जाए। अगर एग्जॉस्ट से आप खुद सोचिए धुआं फेंक रहा है, तो धुआं कहीं से तो ले रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ से कभी कभी डस्ट जो है वो घुसना शुरू हो जाता है आसपास में, यहाँ सक्शन का काम करने लगता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो सक्शन पंखा लगा, एक तो हम प्रेशर पूसर फैन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पूसर फैन। पूस का मतलब होता है धक्का देना, तो पूसर फैन। ठीक है, तो पूसर फैन धक्का दे देता है, जब कभी डस्ट आता है तो हम उसको चालू कर देखते हैं, जहाँ ज़्यादा डस्ट है वहाँ पे हम इसको चालू करते हैं ताकि वो डस्ट जो है वो अंदर ना घुसे। तो याद रखिएगा पूसर कैन फैन किस में लगा होता है? पूसर फैन फ्रंट इंड लोडर में लगा होता है। पूसर फैन कहाँ लगा होता है? फ्रंट इंड लोडर में लगा होता है। ठीक है, चलिए ये है बस ट्रैक्टर शोवल के बारे में, बस इसका नाम ही पूछता है और इससे ज़्यादा ना किताब में दिया है ना कुछ पूछेगा। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पेज नंबर है आपका 103। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक अलग मशीनरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए पूसर फैन, ये सब जितना मैंने बताया लिखा हुआ है यहाँ पे, अलग अलग कैपेसिटी लिखा है तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ भाई कौन कंपनी कितना कैपेसिटी का बना रहा है, ये कब पूछा है कोई एग्जाम में? नहीं पूछेगा, ना पूछा है ना पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सकोवेटर के बारे में बात करते हैं कि एक्सकोवेटर क्या होता है। तो देखो जो भी चीज मशीन, एक ऐसा मशीन जो कोयला, जो ओवरबर्डन, जो आपका मिनरल, इसको एक्सकोवेट करता है, एक्सकोवेट करता है या खोदता है, ऐसे मशीनरी को हम एक्सकोवेटर कहते हैं। एक ऐसा मशीन जो कोयला को खोदे, मिनरल को खोदे, एक्सकोवेट करे, उसे हम एक्सकोवेटर कहते हैं। जैसे पावर शॉवेल वाला जितना भी आ जाता है, जैसे डीपर शॉवेल, स्टीपर शॉवेल, बैक हो, फ्रंट हो, पुल शॉवेल, ये सब आपका शॉवेल वाला जितना भी है, जितना भी शॉवेल आता है, ये सब का सब आप एक्सकोवेटर कह सकते हैं। इसके बाद ड्रैग लाइन भी जो है वो भी एक्सकोवेटर का कैटेगरी है, क्योंकि ड्रैग लाइन भी जमीन को खोद के, जब सॉफ्ट मलबा होता है तो उसको खोद के एक जगह से दूसरी जगह निकालता है, रखता है। बकेट व्हील एक्सकोवेटर, इसको भी आप कह सकते हैं एक्सकोवेटर, क्योंकि ये तो आपका खोदता है, ऑब्वियस सी बात है। ओपन कास्ट का सबसे बड़ा मशीनरी क्या होता है? बकेट व्हील एक्सकोवेटर होता है। याद रखिएगा, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, जिसका देखिए आज इंतजार है वैकेंसी आने का, अगर आ जाए तो देख बेहतर है, उससे पता चलेगा क्या एलिजिबिलिटी है नहीं है ना, क्योंकि पेपर वाला कटिंग कभी कभी गलत भी होता है। और चूंकि वो लोकल न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर को खोज के भी देखने से मैं सर्च कर रहा था बट मिला नहीं मेरे को, है ना। लोकल न्यूज़पेपर में वो छपा था, वहाँ का कुछ ऐसा नाम था उसका, त्रिथांकी या त्रिथैनी ऐसा कुछ नाम था। तमिलनाडु का लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें छपा था, तो उसमें मैं खोज रहा था तो उसमें तो मुझे मिला नहीं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है, उसमें जनरली छपता है, वैकेंसी वाला कुछ आता है तो द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक टाइम्स है, ये सब मैंने खंगाला तो ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। तो इसीलिए कंफर्म कह नहीं सकता, लेकिन आने के चांसेस हैं, हो सकता है वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर उसमें छपा हो। लोकल त्रिथैनी में नहीं एक्चुअली देख पाया, क्योंकि मुझे उस भाषा, वो भाषा नहीं आती ना, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी लोकल न्यूज़पेपर में और भी बहुत सारे छपे होंगे वहाँ के, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जिस जगह पे कंपनी का हेडक्वार्टर है, कंपनी का हेडक्वार्टर है, उस जगह पे छपना ज़रूरी होता है। उस जगह ज़रूरी भी नहीं होता है, वो एडवर्टाइजमेंट एक प्रायर इन्फॉर्मेशन होता है कि हाँ भाई निकलने वाला है, बस। चलिए एक्सकोवेटर के बारे में मैंने क्या बताया, पावर शॉवेल, ड्रैग लाइन, बकेट व्हील एक्सकोवेटर, ये सब का सब क्या है? एक्सकोवेटर। कोयला काटने का काम करेगा, मिनरल काटने का काम करेगा, इसको हम एक्सकोवेटर बोलेंगे। ठीक है, चलिए यही चीज लिखा हुआ है इसमें। ये आपके HEMM के कैटेगरी में आते हैं, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी के कैटेगरी में आते हैं सबके सब। ठीक है, चलिए अब इसमें अलग अलग चीज इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग नाम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक इस्तेमाल हम लोग करते हैं डायरेक्टली पावर शॉवेल। अब जो भी पावर से चलता है, चाहे आप पावर डीजल से दीजिए, चाहे आप पावर इलेक्ट्रिसिटी से दीजिए, ठीक है, आप कुछ से भी दीजिए, अगर ये चल रहा है तो उसको हम लोग पावर शॉवेल नाम से संबोधित करेंगे। पावर शॉवेल में सभी के सभी ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, शॉवेल वाला, इसमें उसके बाद फिर अलग अलग होता है। एक डीपर शॉवेल होता है, उसका कुछ अलग खासियत है। एक आपका डीपर शॉवेल के बाद आप अगर आगे देखिएगा तो कुछ कुछ और भी शॉवेल मिलेगा, एक मिनट में देख लेते, पुल हो, जिससे बैक हो, फ्रंट हो, स्टीपर शॉवेल,
ये सब क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, सबको एक साथ समझा दूंगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, डोंट वरी। सॉवेल में आपको कुछ कुछ बेसिक चीज समझना है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉवेल का कैटेगरी तीन ठो, पावर सॉवेल, ड्रैग लाइन, बकेट इलेक्ट्रोवेट। अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। पावर सॉवेल इज ए सॉवेल यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल मोटर motive power for its operation, distinct from a hand operated shovel. The function of power shovel are very simplification. The machines is fragmented rock swimming it different location as dumper of, मतलब कुल मिलाकर के वही चीज बोला है जो आपको पता है। बोला गया है कि पावर सोवल डीजल या इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से किसी से चलता है, जो मैंने बताया आपको। इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये कोयला को, मिनरल को, कोई भी चीज़ को काटता है या फ्रेगमेंट रोड को उठाता है, उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखता है, लोड करता है, अनलोड करता है, यही काम है बेसिकली शावल का। इसका जनरली तीन कंपोनेंट होता है। एक होता है आपका प्रोपेलिंग, जिसको में क्रॉलर होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये पैर है, इसको कह सकते हैं फुट है, फुट पैर है। पैर मतलब जो क्रॉलर चेन है या न्यूमेटिक टायर है, दोनों में हो सकता है सर। हाइड्रोलिक सॉइल जो आजकल आ रहा है वो न्यूमेटिक टायर वाला आ रहा है, तो क्रॉलर चेन है या फिर न्यूमेटिक टायर है। क्रॉलर चेन क्या होता है, क्रॉलर चेन होता है जिसमें वो रेंगता है, जैसे सुनील शेट्टी जो मूवी में दिखाता है ना, ये धरती मेरी माँ है वाटर फिल्म में, तो टैंक कैसे चलता है चेन में क्रॉल करते हुए, तो वो जो क्रॉलर चेन है। और न्यूमेटिक टायर क्या होता है, इसमें टायर लगा होता है। फिर हम लोग इसमें न्यूमेटिक शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखो एक होता है टायर, एक होता है न्यूमेटिक टायर, है ना। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि जिस टायर में नाइट्रोजन भरा होता है ताकि वो गाड़ी स्पीड चले, उसके हम न्यूमेटिक टायर कह सकते हैं। कोई गाड़ी खरीदिएगा न्यूमेटिक टायर लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो नाइट्रोजन भरा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ साथ एच में कुछ कुछ और भी चीज़ मिलाते हैं, मुझे एग्जैक्ट कंपोजिशन याद नहीं है ना, बट न्यूमेटिक टायर उसी को कहा जाता है। तो या तो क्रॉलर चेन पे चलेगा या नाइट्रोजन भरा वाला टायर पे चलेगा। नाइट्रोजन भरा वाला टायर जल्दी पंचर नहीं होता है और उसका हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, जो मशीनरी इस्तेमाल किया जाता है ओपन कास्ट माइंस में, इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा सेफ मानते हैं और ज़्यादा स्पीड भी होता है न्यूमेटिक टायर वाला। ए डेक और केब माउंटेड ऑन ए टर्न टेबल एंड हाउसिंग, मतलब पहला तो हो गया पैर, पैर में हो गया आपका टायर या चेन। दूसरा हो गया आपका बॉडी, दूसरा आपका बेसिकली क्या हो जाता है बॉडी हो जाता है। जैसे दूसरा आपका बॉडी हो जाता है, जैसे एक डेक है, केब माउंटेड है, मतलब कुल मिला करके जो डेक बना रहता है जिसके अंदर में मोटर लगा हुआ है, ठीक है, ऑपरेटर का सीट है, 360 डिग्री जो घूम सकता है ना। तो ये सब कुछ हम लोग इसी में काउंट करते हैं। और तीसरा आपका डेक स्विमिंग मैकेनिज्म है, जिसमें आपका डेक स्विंग और ये सब आ गया, मतलब बकेट वकेट बूम वूम जो आ जाता है उसको हम लोग हाथ कह सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फिर से इसको, कहीं अच्छा से फोटो दिया हो तो हम समझाएं, नहीं दिया हो तो फिर हमको सहारा लेना पड़ेगा। चलो इसको इसको देख के समझते हैं। ये क्रॉलर माउंटेड, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे पैर है। ये क्या है, पैर है। यहाँ पे एक तो स्विंग वाला ये लगा हुआ है जो 360 डिग्री तक घूम सकता है, ठीक है। अलग अलग मशीनरी अलग अलग घूम सकता है। ये एकदम मत सोचिएगा कि 360 सभी शॉवल घूमते हैं ना, कुछ है जो 90 तक घूमता है, कुछ है जो 180 तक घूमता है, कुछ है जो 360 तक घूमता है, ठीक है। तो पैर हो गया पहले, पूरा मैकेनिज्म पैर वाला। इसके बाद इसको आप कहेंगे बॉडी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉडी। ये आपका केबिन है जिसमें ऑपरेटर बैठा है, इसमें मशीन लगा हुआ है, इसमें पावर लगा हुआ है, इसमें डीजल डालते हैं, सब काम इसी में होता है। इसके बाद ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे हाथ, इसको क्या बोलेंगे, हाथ बोलेंगे। यानी हाथ है, इसी से उठाता है मटेरियल को, इसी से डंप करता है, चाहे आप कोई भी चीज़ से कीजिए, हाइड्रोलिक से कीजिए या रॉपसबल से कीजिए। तो तीन कैटेगरी में आप अगर इसको सिंपल भाषा में बांट के समझेंगे तो समझने आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मेन कंपोनेंट तो पढ़ चुके हैं। तो वेरियस अटैचमेंट आर हार्म, देखिए जो मैंने कहा है बस वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि लेग्स मान सकते हैं, हैंड मान सकते हैं, बॉडी मान सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी मशीन हो सकता है। कौन सा हो सकता है, स्मॉल सेल है, क्रेन भी कभी कभी उठाने उठाने का काम आता है बेसिकली, डीपर शॉवेल है, ड्रैग लाइन है, बकेट भी है, फ्रंट हो है, बैक हो है, ये सब सब हम लोग इसी टाइप का मशीनरी होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है, एक एक करके हम बेसिकली थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए,
ये देखिए फ्रंट हो का बकेट है। फ्रंट हो का बकेट कुछ ऐसा रहता है, जैसे उल्टा चम्मच रखिएगा ना, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है। इसके बाद कहीं फ्रंट हो बोल रहा, बैक हो का ऐसे कुछ ऐसा रहता है, फ्रंट हो का कुछ ऐसा रहता है। ये हो गया फ्रंट हो का बकेट, ये हो गया बैक हो का बकेट। ठीक है। इसके बाद ये आपका ड्रैग लाइन का बकेट है, कुछ ऐसा दिखता है आपको। डीपर सोवेल का बकेट है, ऐसा दिखता है आपको, है ना। ऐसे कर करके आप इसमें आगे देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब डीपर सोवेल के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि डीपर सोवेल आखिर होता क्या है ना। जस्ट ए सेकेंड। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ डाटा मेरे से छूटा तो नहीं अभी तक जो पढ़ाया हूँ। अगर कोई डाटा छूटा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा फिर से। तब तक के लिए आप आपके लिए एक स्क्रीन पे सवाल डाल देते हैं, तब तक का स्क्रीन पे एक सवाल रख देते हैं आपके लिए। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फ्रंट इंड लोडर इनमें से किस मशीनरी को कहा जाता है। फ्रंट इंड लोडर इनमें से किस मशीनरी को कहा जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। फ्रंट हो, बैक हो, ट्रैक्टर शॉवेल, बकेट व्हील एक्सकवेटर। फ्रंट इंड लोडर इनमें से किसे कहा जाता है, बताइएगा। चलिए, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक्टर शॉवेल। ट्रैक्टर शॉवेल क्यों हो जाएगा, इसको हम लोग फ्रंट इंड लोडर भी कहते हैं, ट्रैक्टर शॉवेल भी कहते हैं, और इसी का नाम है पे लोडर। इसका नाम क्या है, पे लोडर। तो ये हम आपको बता चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम आपको, अगला टॉपिक जो पढ़ा रहे थे उसका नाम है डीपर शॉवेल। डीपर शॉवेल। ठीक है। तो चलिए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं डीपर शॉवेल, एक तरफ हम लिखते हैं बैक हो। बैक हो। तो याद रखिएगा डीपर शॉवेल और बैक हो कहाँ काम में आएगा, इसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है। इसको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बाकी ड्राइंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट को समझना। अगर हम डीपर शॉवेल से काम करना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ मशीन खड़ा करेंगे। इसके बाद ये इसका बूम रहेगा, है ना। ये इसका बूम रहेगा और ये ऊपर वाले फेस को काटेगा। ठीक, कैसे, किसको काटेगा, ऊपर वाले फेस को काटेगा। कैसे काटेगा, इसका जो बकेट होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसका जो बकेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि ये नीचे से काटेगा, नीचे खड़ा होकर काटेगा। अगर नीचे वाला बेंच में खड़ा है तो ऊपर वाला बेंच को काट सकता है। लेकिन बैक हो क्या होता है, बैक हो इस बेंच पे खड़ा होगा, इसका कुछ ऐसा रहेगा, और ये, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इस वाले को काटेगा। ये क्या करेगा, ये इस वाले को काटेगा, यानी जिस बेंच पे खड़ा है उसे काटेगा। बैकहो का मतलब है जिस बेंच पे खड़ा है, जिस बेंच पे खड़ा है उसे काटेगा, उसे काटेगा। तो इसे बोलेंगे बैकहो। इसे क्या बोलेंगे, बैकहो। डीपर शॉवेल क्या होता है, जिस बेंच पे खड़ा है, जिस बेंच पर खड़ा है उसके ऊपर वाले को काटेगा, उसके ऊपर वाले बेंच को काटेगा, उसके ऊपर वाले बेंच को काटेगा, बेंच को काटेगा, काटेगा। चलिए ऐसा लिख के आप समझ सकते हैं कि डीपर शॉवेल क्या होता है और बैकहो क्या होता है। डीपर शॉवेल का आप फोटो देख रहे हैं कि नीचे वाला बेंचो में खड़ा है,
और कौन सा बेंच को काटना है, जिसको हम ये रेड से क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला बेंच को काटना, ऊपर काटेगा, फिर थोड़ा सा नीचे सेकंड लेयर नीचे लाएगा, फिर थर्ड लेयर में और नीचे काटेगा, फिर फोर्थ लेयर में ऐसे करते करते नीचे लाएगा, ऐसे करते करते पूरा बेंच को खा जाएगा। फिर बेंच को काटने के बाद फिर वो आगे बढ़ेगा, है ना। बैक हो क्या होता है, बैक हो मतलब ऊपर वाला बेंच में खड़ा रहेगा, उसके बाद काटेगा। इसमें क्या करेगा, पहला ये लेयर रहेगा, दूसरा आपका ये लेयर रहेगा, तीसरा आपका ये लेयर रहेगा, ऐसे करते करते काटेगा, उसी में खड़ा होके, है ना। जमीन को बराबर करते जाएगा, काटते जाएगा, बराबर करते जाएगा, काटते जाएगा, जमीन को बराबर करते जाएगा, काटते जाएगा, थोड़ा आगे पीछे होके काट देगा पूरा, ठीक है। तो बैक हो और डीपर सोवेल को हम फ्रंट हो भी कह सकते हैं, डीपर सोवेल को हम फ्रंट हो भी कह सकते हैं, ठीक है। डीपर सोवेल को हम फ्रंट हो भी कह सकते हैं। चलो यहाँ तक दिमाग में घुस गया है, हो यहाँ तक दिमाग में घुस गया है, ठीक है। चलिए, दोनों का दोनों लोड कर सकता है। अब हम लोग एक बार डीपर सोवेल को देखते हैं, अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, चलिए अब डाटा पे आते हैं अब हम लोग डीपर सोवेल पे। तो देखिए डीपर सोवेल का एगो रेस्ट्रिक्शन है, फ्रंट हो का बात करें या हम डीपर सोवेल का बात करें, डीपर सोवेल का एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है भाई, इसका रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये 90 डिग्री तक ही स्विंग कर सकता है। इसका स्विंग एरिया कितना होता है, 90 डिग्री। तो अब डाटा वाला पॉइंट ये है, ये वाला डाटा वाला पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत 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 ही महत्वपूर्ण, बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। क्या है भैया, कि जो डीपर सोवेल होता है उसका 90 डिग्री तक ही रोटेशन होता है, मात्र 90 डिग्री घूम सकता है, उससे ज़्यादा नहीं घूम सकता है। अब देखिए इस फोटो को जूम करके, इस फोटो को हम थोड़ा सा जूम करते हैं, है ना, और समझते हैं कि डीजे देशमुख साहब इस फोटो के जरिए क्या कहना चाहते थे। तो डीजे देशमुख साहब कहना चाहते थे कि मान के चलिए आप मशीन यहाँ पे खड़ा किए हैं, आप ऊपर वाला बेंच को काटेंगे, जो आप काट रहे हैं बेंच काट रहे हैं, ठीक है। तो बेंच काट रहे हैं, बेंच काटने के बाद आपको लोड करना है, तो आप क्या करेंगे, एक ठो डंपर इधर रखेंगे और एक ठो डंपर इधर रखेंगे। काहे भाई, एक डंपर अगर यहाँ रहेगा, एक डंपर यहाँ खड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत है जी, बिल्कुल दिक्कत है सर। काहे दिक्कत है, काहे कि 90 डिग्री तक ही घूम सकता है, इसका मैक्सिमम एरिया ही इतना दूर तक है, तो कैसे लोड करेगा। एक तरफ इधर घूमेगा, एक तरफ इधर घूमेगा। तो 90 कहने का मतलब ये नहीं है कि 90 इधर ही घूमेगा, मतलब 90 इधर भी घूमेगा, दोनों मिला के 90 प्लस 90 180 हो सकता है। तो 180 डिग्री तक घूमेगा, मतलब बेसिकली ये 90 स्विंग करता है, एक बार में 90 डिग्री तक स्विंग करता है। उसको लॉक करना पड़ता है उसको, हैंडल को, उसके बाद एक बार में 90 डिग्री स्विंग करता है, दोनों मिला करके 180, यानी टोटल स्विंग एरिया अगर पूछे, कंफ्यूज थोड़ा सा होना नहीं चाहिए इसलिए हम बता रहे हैं आपको, टोटल स्विंग एरिया अगर पूछेगा तो आपको 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बताना, स्विंग एरिया नहीं एंगल, टोटल स्विंग एंगल बोलेगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बट बोलेगा एक साइड में कितना स्विंग कर सकता है, या एक ट्रक को लोड करने के लिए जनरली कितना स्विंग करना पड़ता है, तो वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन टोटल स्विंग एरिया, टोटल स्विंग एरिया एंगल ही पूछता है जनरली, कि जो मशीन है डीपर एंगल, डीपर जो डीपर सोवेल है उसका टोटल स्विंग एरिया कितना होता है, टोटल स्विंग एंगल कितना होता है, तो वो है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसीलिए हम लोग एक ठो ट्रक यहाँ खड़ा करते हैं, एक ठो ट्रक यहाँ खड़ा करते हैं। अब ये क्या रहेगा, कोयला काटेगा, काट के यहाँ पे लोड कर देगा। जब ये लोड होगा जनरली जो अ, जो सॉवेल है, ठीक है, ये सॉवेल और इसका कैपेसिटी क्या होता है, तो 5 बार में लोड होना चाहिए, 5 बार में, यानी 5 बार मलबा उठाएगा और डंफरवा में डालेगा तो डंपर फुल हो जाएगा, कुछ ऐसा होना चाहिए सॉवेल। अगर ज़्यादा है या कम है तो दिक्कत है, ठीक है। तो इसको डाला, ये गाड़ी अब आगे बढ़ गया, तब तक ये इसमें काम किया, तब तक आके दूसरा गाड़ी यहाँ लगा, फिर इसमें बढ़ डाला, फिर उसमें डाला, ऐसे करके, क्योंकि इसका डीजल बहुत कीमती होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो वो भी बहुत कीमती होता है, ठीक है। चलिए, अब डीपर सोवेल के बारे में हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको सिंपल साधारण भाषा में, ठीक है। जो जो चीज़ आपका काम का है, बाकी इसमें बोला गया है कि ये जो तार है इसका लाइफ इतना होता है, वो जो तार है उसका लाइफ इतना होता है, इसको हम ऐसे चेंज करते हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता वो सब। तो 90 डिग्री के हिसाब से जिस पोजीशन वो खड़ा हो करता है, मतलब टोटल स्विंग एरिया की बात करें तो 180 डिग्री होता है। एक बार में 5 बकेट, मतलब कि 5 बार डालेगा डंफरवा में तो डंफरवा पूरा लोड हो जाएगा, है ना, वैसा रहेगा। टीथ ऑफ द बकेट वियर आउट, मतलब जो उसका टीथ होता है बकेट का, वो बहुत जल्दी जल्दी खराब होते जाता है। 100 घंटा काम करेगा टीथ खराब, 35 घंटा काम करेगा टीथ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके हमको चेंज करना पड़ता है, तो टीथ को हमको बार बार रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। एक शिफ्ट में बोला गया है कि इतना से इतना बकेट तक लोड कर सकता है, 450 से 500 बकेट तक
लोड कर सकता है, ठीक है। ये बेसिकली वेयर द डंपिंग यार्ड इज अवे फ्रॉम द क्वेरी, ए डीपर सॉवेल लोडिंग इनटू डंपर इज एडवांटेजियस। क्यों, काहे कि डीपर सॉवेल ना थोड़ा सा धीरे धीरे लोड करता है एज कम्पेयर टू, अगर हम डीपर की बात करें और बैक हो की बात करें, है ना, बैक हो की बात करें, तो डीपर सॉवेल जो है वो थोड़ा सा धीरे लोड करेगा, थोड़ा धीरे लोड करेगा, इसका थोड़ा स्पीड कम होता है, और जबकि फ्रंट होड जो है इसके कंपेयर में थोड़ा सा स्पीड इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। डीपर सॉवेल में ऐसा नहीं कि रॉब सॉवेल ही आता है या हाइड्रोलिक सॉवेल नहीं आता है, दोनों आता है सर, दोनों आता है जनरली। रॉक सॉवेल बोलिए, हाइड्रोलिक सॉवेल बोलिए, दोनों आता है। कोई वायर वाला भी आता है, बिना वायर वाला भी आता है, लेकिन जनरली डीपर सॉवेल में पहले वायर वाला ही आता था, आजकल हाइड्रोलिक वाला आने लगा। तो रॉब सॉवेल, हाइड्रोलिक सॉवेल दोनों का दोनों अलग अलग है। रॉब सॉवेल जो रस्सा से चलता है पूरा पूरी, इसका होइस्ट वगैरह मोस्ट वगैरह सब कुछ रस्सा से रहता है, और ये जो आपका हाइड्रोलिक है वो पूरा पूरी हाइड्रोलिक सिलेंडर पे चलता है, ठीक है। चलिए, यही सब लिखा हुआ देखिए, जो जो मैं बता रहा हूँ यही सब लिखा है। हाइड्रोलिक सॉवेल विच इलिमिनेट यूज ऑफ वायर, मतलब डीपर सॉवेल में आजकल हाइड्रोलिक वाला भी आने लगा है। एक एग्जांपल जिसको हम लोग पॉकलेन कहते हैं, पॉकलेन सॉवेल जो है एक हाइड्रोलिक सॉवेल है, तो ये बहुत फेमस है, इसका इसका नाम याद रखना पड़ेगा। L&T कंपनी होता है, L&T जिसको बोलता है लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। पॉकलेन काफ़ी फेमस है। पॉकलेन बेसिकली क्या है, कोई पूछेगा पॉकलेन पॉकलेन क्या है, तो पॉकलेन बोलना पड़ेगा सर, पॉकलेन तो एक डीपर सॉवेल है। अरे भैया डीपर सॉवेल है तो क्या है, फ्रंट हो है सर, फ्रंट हो, मतलब कि ये ऐसा है कि नीचे खड़ा होगा और ऊपर वाले बेंच को काटेगा, कुछ ऐसा है, ये वाला बेंच को काटेगा और काट के यहाँ लोड करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीपर सॉवेल। डीपर सॉवेल का एक उदाहरण है पॉकलेन। पॉकलेन काफ़ी फेमस है, इसीलिए इस नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। पूछ सकता है कि पॉकलेन इनमें से क्या है, पॉकलेन सॉवेल इनमें से क्या, या सिर्फ पॉकलेन दे के पूछ सकता है क्या है, तो पॉकलेन हम लोग क्या समझते हैं, पॉकलेन डीपर सॉवेल है। पॉकलेन क्या है, डीपर सॉवेल है। पॉकलेन डीपो सॉवेल है जो L&T कंपनी बनाता है, ठीक है। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, थोड़ा रिपीट करते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए जनरली माइंस में जो एम्प्लॉयड होता है हमारे माइंस में, वो 2 से लेकर के 4.5, यहाँ 4.6 लिखा है, चलिए 4.6 मीटर क्यूब मानते हैं, 2 से लेकर के 4.6 मीटर की कैपेसिटी का डीपर सोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ माइंस है जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कैपेसिटी का है, तो इतना डिटेल में हमको नहीं लगता है कि आपको रटने का ज़रूरत है। चलिए, ओके, अब हम लोग डीपर सोइल पढ़ लिए, तो अब हम लोग आते हैं बैक हो पे। तो देखो बैक हो कुछ ऐसा होता है टब, इसका टब देखिए ऐसा है, मतलब ये नीचे काटेगा कोयला। अब इसको हम बेंच में खड़ा कर देंगे, अब ये आराम से इस बेंच से इसको काट लेगा, है ना, काटते जाएगा, ये थोड़ा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा होके जगह बना के अपना काटते जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि बेंच को काटेगा तो खड़ा कहाँ रहेगा, अरे आराम से रहेगा। बेंच का चौड़ाई ज़्यादा रहता है ना, बेंच का चौड़ाई मशीन का 2 गुना 3 गुना चौड़ाई रहता है। तो ये मशीन अब यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे होके काटेगा। मान के चलिए कि यहाँ पे ऐसे खड़ा है, अब पहले इसको काट रहा है, तो इतना हिस्सा को पहले काट कितना बराबर कर लिया। अब क्या करेगा, अब ई मशीन उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ उतर के ई वाला काट लेगा, ठीक है। ई वाला काटने के बाद फिर बराबर हो गया, फिर बेंच पे चढ़ेगा, मतलब बराबर हो जाएगा बेंच। ऐसे करते करते ऊपर नीचे आगे पीछे होते होते, अब बेंच का जगह भी रहता है, ऐसा नहीं कि बेंच का खाली चौड़ाई थोड़ी देखना, बेंच का लंबाई भी तो होता है, तो उसमें भी तो ऐसे आगे पीछे जाके काटता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक हो। बैक हो को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पुल सॉवेल। अरे भाई साहब नाम तो एकदम याद रखिएगा, पुल सॉवेल। पुल सॉवेल किसे कहा जाता है, बैक हो को कहा जाता है। डीपर सॉवेल किसे कहा जाता है, फ्रंट हो को कहा जाता है। पॉकलेन का, पॉकलेन किसका एग्जाम्पल है, पॉकलेन डीपर सॉवेल का एग्जाम्पल है। पुल सॉवेल बैक हो को कहा जाता है। पुल सॉवेल कहाँ खड़ा रहता है, बेंच के ऊपर में खड़ा रह के काटेगा, बेंच के ऊपर में खड़ा रह के काटेगा। ड्रीपर कहाँ खड़ा रहता है, जिस बेंच में खड़ा है उसके ऊपर वाला को काटेगा, जिस बेंच में खड़ा है उसके ऊपर वाला को काटेगा। बड़ा कॉल आ रहा है यार, इतना स्टूडेंट कॉल करता है ना, बाप रे। रात को 12 बजे 1 बजे तक हमको कॉल आता, अब क्या बताएं। साइलेंट रखे थे थोड़ा देर के लिए, खाली ऑन किए देखने के लिए मैसेज क्या आया है, उसी में कॉल आ गया दो। चलिए ठीक है, बता दीजिएगा सबको, जो भी आपके फ्रेंड है, मैं कराऊंगा क्लास यार, ऐसा नहीं, मैं एनसीएल को टारगेट लेके चलूंगा। पहले आपका ये जो पोर्शन है ख़त्म करते हैं, उसके बाद एनसीएल पकड़ेंगे। एनसीएल को ऐसा पकड़ेंगे, एनसीएल और एनएलसी, अगर एनएलसी आता है तो दोनों को पकड़ेंगे, ऐसा ज़बरदस्त पकड़ेंगे कि तुम करना ही करना, 3 महीना में करवाएंगे। कैसे करवाएंगे आपको पता है,
बहुत ज़्यादा ज़्यादा पोर्शन है, अलग अलग पोर्शन है जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। बाई लॉ लेजिस्लेशन वाला इतना सारा पोर्शन है लेजिस्लेशन में, मतलब इस बार हम सेफ्टी कमेटी का रिपोर्ट और बहुत सारा चीज़ हम पढ़ाएंगे। इतना बार कॉल दूसरा स्टूडेंट का, अरे भाई साहब। चलिए, तो बता दीजिएगा सबको कि क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। मान के चलिए कि 10 से 15 दिसंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हम पकड़ेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ज़बरदस्त चलेगा क्लासेस, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, एक एक दिन में 3-3 4-4 घंटा तक क्लास हो सकता है। लाइव क्लास भी हो सकता है, वीडियो लेक्चर भी मिलेगा आपको। लाइव क्लास तो कराएंगे ही, वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेगा, दोनों आपको मिलते जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके। तो चलिए, डी फ्रंट हो, पुल हो और पुल शॉवेल और बैक हो के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग आगे, स्ट्रीपर शॉवेल। अब एक नाम है स्ट्रीपर शॉवेल, ये क्या होता है समझते हैं। देखो, स्ट्रीपर शॉवेल बेसिकली है डीपर शॉवेल ही, उसी का बस थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बूम है, बूम वह लंबा रहता है। जो बूम आप देख रहे हैं, ये जो बूम है, ये बूम थोड़ा सा लंबा रहता है। ये देखिए इतना लंबा है, इतना लंबा जनरली होता नहीं है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा लंबा किए। क्यों किए हैं ऐसा, इसका फायदा क्या है, इसको हम लोग उस जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल कुछ ओपन कास्ट, जैसे ड्रैगलाइन का इस्तेमाल होता है ना, एक तरफ से कोयला काट रहा है और एक तरफ वही चीज को डंप कर रहा है। इसीलिए इस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, स्टीपर शॉवेल का। इससे क्या होगा, इससे मेरा डंपर नहीं लगेगा। एगो डंपर का अगर आप मान के चलिए 30 टन का डंपर है, तो नहीं भी तो 70-60 से 70 लाख रुपया खर्चा होता है उस डंपर में। तो आप सोच के देखिएगा, अगर 10 गो डंपर आप बचा लिए हैं, तो 600 लाख रुपया यानी 6 करोड़ रुपया आप बचा लिए हैं, ठीक है। तो आप अच्छा खासा पैसा बचा लिए। तो इससे पता चलता है कि इसमें एक बार तो आप लगा दिए, लेकिन आपको डंपर नहीं लगेगा। अब जब डंपर नहीं लगेगा तो डंपर का डीजल नहीं लगेगा। अब डंपर का डीजल नहीं लगेगा तो डंपर नहीं लगेगा, तो डंपर ऑपरेटर नहीं लगेगा, तो डंपर ऑपरेटर को जो 30,000 हर महीना दे रहे हैं वो भी पैसा बचेगा। तो इसीलिए हम लोग एक मुश्त पैसा लगा देते हैं स्टीपर शॉवेल में। तो स्टीपर शॉवेल आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, जो हम आगे बताएं यही सब है। बिलो द लेवल जो बता चुके हैं, पुल पुल हो जिसको बैक हो भी कहते हैं, ये सबको पढ़ा चुके हैं। बैक हो क्या करता है, जहाँ खड़ा रहता है उसके नीचे का लेवल को काटता है। डिगिंग बिलो द लेवल, यही सब लिखा हुआ है इसमें, जो जो हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। ओके, शॉवेल जनरली मिट्टी उट्टी काटता है या कट बनाने का काम करता है, ट्रेंच का भी बनाने का काम करता है। तो कभी पूछेगा इनमें से कौन सा शॉवेल को हम ट्रेंच बनाने का काम करते हैं, तो वो है आपका ट्रेंच। मतलब देखो, या तो गार्लेंड के लिए आप बना रहे हो, मतलब पानी का वाला जो रास्ता होता है ना, उसके लिए जो छोटा सा गड्ढा काटते जाते हैं लंबाई लंबाई तक। या फिर आप जो माइन बाउंड्री है उसके चारों तरफ काट देते हैं, ताकि अगर माइन बाउंड्री में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, फायर वायर कुछ भी हो, तो वो पड़े नहीं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। तो ट्रेंच काट लिया जाता है, ये कि बैक हो यानी कि पुल शॉवेल से काटा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसका। ट्रेंच हम लोग जनरली कितना काटते हैं, ट्रेंच काटते हैं हम लोग 3.5 मीटर से 6 मीटर, यही हम लोग को जनरली ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अलग अलग माइंस में अलग अलग होता है ना। डीप डिगिंग द फेस शुड बी केट फेयरली स्ट्रेट। चलिए, जब हम लोग ज़्यादा गहरा काट रहे होते हैं तो स्ट्रेट रखने का कोशिश करते हैं फेस को। फेस को हम लोग जनरली स्ट्रेट ही रखते हैं, है ना, उससे सुविधा होता है मेरा हमको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम डाटा का रिकैप करते हैं, ठीक है। एक बार खाली डाटा का रिकैप करते हैं फटाफट, घुसाना नहीं है। मशीनरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं बुलडोजर पे। डोजर पे, डोजर के बारे में आपने क्या डाटा पढ़ा था। डोजर के बारे में हमने आपको बताया कि बुलडोजर है जो कि डीजल से चलता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो इसको कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला मशीनरी है। इसको चलाने के लिए हमको ईयर प्लग या कुछ भी प्रोटेक्टिव पीपीई पहनना पड़ता है ना। पीपीई पहने बिना हम नहीं चला सकते, ऐसा कहा जाता है, हालांकि माइंस में इतना फॉलो नहीं होता है। डीजर, जो आपका डोजर है, डोजर के बिना कोई भी डंप नहीं चल सकता है। डोजर के बिना आपका मुश्किल है कि आप मशीनरी कर सकते। कितना कॉल आ रहा है यार, क्या बताया। जस्ट अ सेकेंड।
चलिए, तो पीपी पहनना पड़ता है, ठीक है, पीपी पहनना पड़ता है। इसके बाद आपको इसमें बेसिकली डोज़र के बारे में थोड़ा बहुत और था कि डोज़र का हम लोग रीपर के साथ इस्तेमाल करते हैं, या फिर जहाँ पे स्क्रैपर हो, स्क्रैपर के साथ हम माइनिंग कर सकते हैं डोज़र से, पतला पतला परत काटता है, ठीक है। ये सब कुछ डोज़र के बारे में था। डोज़र जनरली क्राउडर चेन वाला ही होता है ना। और अब आते हैं हम लोग रीपर के ऊपर में, स्क्रैपर के ऊपर में। स्क्रैपर में इसमें कौन कौन सा डाटा था? स्क्रैपर में हमने आपको बताया था कि स्क्रैपर जो है वो 75 mm से लेकर के 225 mm तक, है ना, यानी 7.5 सेंटीमीटर से लेकर के 22.5 सेंटीमीटर तक का पतला पतला परत काटता है। इसको चलाने के लिए डोजर का जरूरत पड़ता है, डोजर उसको धकेलता है। एक डोजर 2 गो स्क्रैपर के लिए इनफ होता है। एक डोजर 2 स्क्रैपर है तो आप परत काट काट के माइनिंग कर सकते हैं। उसी जगह कर सकते हैं जहाँ मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, या जो कोयला का परत है बहुत सॉफ्ट है, उस जगह पे हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। 30-30 मीटर का हम लोग एरिया में बांट लेते हैं कि 30-30 मीटर, और उसी में हम लोग जनरली माइनिंग करते हैं। अगर डंप भी करना है तो स्क्रैपर में कलेक्ट कर लिया जाएगा और जाके दूसरा जगह पे डंप कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें हम अगर ख़राब हार्ड सरफेस हो तो रीपर का मदद से गड्ढा करके अपना काम करेंगे, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ ऐसा डाटा नहीं है। अब आते हैं हम लोग रीपर पे। रीपर में क्या डाटा था? रीपर में जो गड्ढा करता है वो 0.6 मीटर से लेकर के 1 मीटर डीप गड्ढा करता है, ठीक है। इतना डीप हम लोग रीप करते हैं। इसके बाद इसको जो दूरी होता है गड्ढा का, जो डिस्टेंस होता है, एक जगह आप कोड़े हैं, उसके बाद दूसरा जगह जो आप गड्ढा कर रहे हैं उसमें इतना दूरी होता है, 1.2 से 1.5 मीटर का दूरी होता है। यहाँ पे एक और सवाल था जो बनता है, मोस स्केल ऑफ हार्डनेस। मोस स्केल ऑफ हार्डनेस अगर 5 से कम है, 5 से कम ही तभी आप रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक होता है रीपाबिलिटी टेस्ट। रीपाबिलिटी टेस्ट, रीपाबिलिटी टेस्ट हम किससे कर सकते हैं? तो रीपाबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन सीसीमोग्राफ। रिफ्रैक्शन सीसीमोग्राफ नाम का एक तो मशीन लगता है, जिसके साथ कुछ इसका सब्सिडरी मशीनरी है, जैसे कि जियोफोन हो गया, है ना, जैसे कि आपका स्लैड्ज हैमर हो गया। स्लैड्ज हैमर जो कि शोर प्रोड्यूस करता है। इम्पैक्ट प्लेट है जो ज़मीन में रख के हम मारते हैं जोर से, है ना। उसके बाद एक 30 मीटर का चेन है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक तो रूल आता था जिसको हम लोग बोलते थे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम लोग इसको कहते थे, सेल्स लॉ, सॉरी सेल्स लॉ कहते थे इसको, सेल्स लॉ। सेल्स लॉ बेसिकली क्या होता है? रिपबिलिटी निकालने के लिए हम लोग उसका निकालते हैं, साइन थीटा इंसिडेंट इज इक्वल्स टू साइन थीटा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वाला साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ है आपका वेव वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर, और यहाँ पे है वेव वेलोसिटी ऑफ लोअर लेवल। चलिए, ऐसे करके हम इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और कोई डाटा है नहीं, बाकी इसमें कुछ याद करने लायक चीज़ नहीं है। इसके बाद हम लोग आ गए थे अलग मशीनरी पे। नेक्स्ट मशीनरी क्या था? ट्रैक्टर शॉवेल। नेक्स्ट मशीनरी क्या था? ट्रैक्टर शॉवेल। इसको बार बार देखिएगा रिवीजन वाला पोर्शन को, ताकि आपको याद रहे। ट्रैक्टर शॉवेल का हम लोग नाम बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट इंड लोडर भी कहते हैं इसे, फ्रंट इंड लोडर भी कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं इसे? इसे हम पे लोडर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पे लोडर भी कहते हैं। ये बेसिकली न्यूमेटिक टायर में होता है और बहुत स्पीड चलता है। ये डंप में भी हम रख सकते हैं, बर्म काट बनाने के लिए भी रख सकते हैं। और ट्रैक्टर शॉवेल मटेरियल को हैंडल करने के लिए रहता है। जनरली आपका जो मटेरियल जहाँ पे लोड किया जाता है, जैसे कि साइडिंग होता है, रेलवे साइडिंग वगैरह, उस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो कैपेसिटी है ये इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी कैपेसिटी स्टार्ट होता है 0.57 मीटर क्यूब से, और आगे जितना भी है चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, ठीक है। चलिए, इसको हम अगर थोड़ा बहुत खुदाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में इसमें टीथ लगाना पड़ता है, दांत लगाना पड़ता है आगे जो बकेट है उसमें। अब आते हैं एक्सकोवेटर। एक्सकोवेटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया? जो खोदता है उसे एक्सकोवेटर कहते हैं। इसमें कैटेगरी आता है, एक आता है पावर शॉवेल, जो भी पावर से चले, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से चले, चाहे आपका किससे चले, इलेक्ट्रिसिटी से चले, चाहे डीजल चले। पावर नाम का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि सावेल अगर हम खाली बोलेंगे सॉवेल, तो सॉवेल का मतलब होता है फावड़ा। फावड़ा जिससे आप खुदाई करते हैं ज़मीन का, जिससे घर बनाते टाइम सीमेंट और बालू को मिक्स किया जाता है, उसको फावड़ा कहते हैं। मजदूर लोग फावड़ा लेके चलता है, तो इसीलिए हम लोग इसके नाम के आगे पावर लगाते हैं। यानी ये मैनुअली काम नहीं कर रहा है, बल्कि हाथ से आपको फावड़ा नहीं चलाना है। फावड़ा का ही एक एडवांस वर्जन है, बहुत
एडवांस वर्जन है जिसमें मशीन लगा हुआ है, बहुत सारा मोटर लगा हुआ है, आपको खाली बैठना है और उसको ऑपरेट करना है ना, मैनुअल काम नहीं होता है, तो इसीलिए उसको हम लोग पावर शॉवेल नाम कहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से चले चाहे वो डीजल से चले। पावर शॉवेल में बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया डीपर शॉवेल है, ठीक है, इसके बाद आपका बैक हो है ना, ये सब आपका कुछ उदाहरण हो जाता है पावर शॉवेल में, है ना। सेकेंड नंबर पे आपका आता है ड्रैग लाइन, ड्रैग लाइन भी एक तरह से एक्सकवेटर है, और तीसरा नंबर पे आता है बकेट व्हील एक्सकवेटर। ओपन कास्ट माइंस का सबसे बड़ा मशीनरी कौन सा होता है, बकेट व्हील एक्सकवेटर को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बकेट व्हील एक्सकवेटर ओपन कास्ट का सबसे बड़ा मशीनरी होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है यार, ओ माय गॉड, सबको बता दीजिएगा यार, है ना, हम परेशान हो गए हैं कॉल ले लेके, ठीक है। 10-15 तारीख के बीच हम स्टार्ट करेंगे एनसीएल का बैच, तो सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आप भी कर सकते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन करते रहिएगा, है ना, आपका निकल जाए तो एक बार बता दीजिएगा कि हाँ सर निकल गया है, तो अच्छा लगता है हमको, बाकी हमने कभी ना क्रेडिट लिया है किसी का, ना लूँगा, ये आपकी मेहनत है। तो ये एक्सकवेटर 3 ग्रुप में बाँटा गया है। इसके बाद इसका मेन कंपोनेंट को हम कह सकते हैं, अगर हम शॉवेल की बात करें, तो शॉवेल का मेन कंपोनेंट कह सकते हैं हाथ होता है। हाथ क्या होता है, जो बकेट है ना? जो आपका डीपर है, स्टिक है, जो स्टिक है ना? ये सब को हम क्या कह सकते हैं, ये सब आपका हाथ हो गया। पैर किसको कह सकते हैं, पैर कह सकते हैं जो क्रॉलर चेन है, या फिर टायर वाला जो हिस्सा है, इसके बाद जो स्विंग करता है, ये सब को आप पैर कह सकते हैं। बॉडी किसको कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं जिसमें केबिन है, जिसमें आदमी बैठा हुआ है, जिसमें मोटर लगा हुआ है, जिसमें आपका फ्यूल डलाता है, तो वो सब आपका पैर बॉडी में आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब आते थे हम लोग डीपर शॉवेल पे। डीपर शॉवेल, डीपर शॉवेल के बारे में हमने क्या बताया, हमने बताया डीपर शॉवेल नीचे खड़ा रहता है और ऊपर वाले हिस्सा को काटता है, तो नीचे खड़ा रख के ऊपर वाला बेंच को काटेगा। अगर इसको इंग्लिश में लिख के पूछेगा कौन शॉवेल है, तो आपको डीपर शॉवेल टिक मारना है। डीपर शॉवेल को हम लोग फ्रंट हो भी कहते हैं, हो भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आगे से उठाता है ना, आगे से उठाता है। इसका बकेट अगर हम देखेंगे गौर से, तो इसका बकेट कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। चलिए, डीपर शॉवेल को हम लोग फ्रंट हो भी कहते हैं। डीपर शॉवेल के बारे में आपको हम हल्का हल्का बताएं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री रोटेट करता है, मतलब कुल मिलाकर के 180 डिग्री तक ये रोटेट करता है, ठीक है। इसका दांत दांत को हमको बार बार रिपेयर करना पड़ता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल हाइड्रोलिक वाला भी आने लगा है, तो इसको हम लोग ये करते हैं। एक जगह पर डीपर शॉवेल का इस्तेमाल नहीं करते, वाटरी स्टार्टा में, ये पॉइंट मेरे से रह गया था। वाटरी स्टार्टा में हम कभी भी डीपर शॉवेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी पूछेगा वाटरी स्टार्टा वाला फेस है तो कहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, तो बैक हो का इस्तेमाल करेंगे। वाटरी स्टार्टा में हम लोग डीपर शॉवेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि डीपर शॉवेल बहुत धीरे धीरे चलता है, और वाटरी स्टार्टा में जब काटता है ना, तो इसका मशीन का पावर एज कम्पेयर टू उसमें कम रहता है ना, पानी सिपचता है, नीचे वाला बेंच में है तो पूरा पानी नीचे आ जाता है। ये ऊपर अगर रहता तो ऊपर से काटता तो कोई दिक्कत नहीं होता है, नीचे काटता है इसलिए पूरा पानी इसी के अंदर आ सकता है, इसीलिए हम लोग वाटर स्टार्टर में इसका इस्तेमाल नहीं करते। बाकी और कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। डीपर शॉवेल वाला और पॉइंट वैसे कुछ बचा, एक एक डीपर शॉवेल का एक एग्जांपल था पॉकलेन। पॉकलेन एक एग्जांपल था जिसके बारे में हमने आपको बताया कि पॉकलेन जो है एल&टी कंपनी का एक तो डीपर शॉवेल का उदाहरण है, बेस्ट उदाहरण जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसका कैपेसिटी जनरली 2 मीटर क्यूब से लेकर के 4.6 मीटर क्यूब तक आता है कैपेसिटी, इसका बकेट का कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इससे बड़ा वाला जो है वो मैनेजमेंट में लगा हुआ है। देन हम आपको बताए थे पुल शॉवेल। पुल शॉवेल का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं बैक हो, ठीक है। तो बैक हो है, ये भी आपका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल किया जाता है बेंच के ऊपर में खड़ा, ऊपर वाला उसी वाला बेंच को काट रहा है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम आपको क्या बताएं, इसके बाद हम आपको बताएं स्टीपर शॉवेल के बारे में। स्टीपर शॉवेल के बारे में बताएं। स्टीपर शॉवेल किसका मॉडिफाइड वर्जन है, डीपर शॉवेल का मॉडिफाइड वर्जन है। डीपर शॉवेल का ये बेसिकली मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन। अरे भाई साहब कितना कॉल आ रहा है यार। मॉडिफिकेशन है डीपर शॉवेल का, ठीक है, सब डीपर शॉवेल का। जरूर बता दीजिएगा यार अपने दोस्त लोग को, है ना, कि कॉल वॉल ना करें, मैसेज करते हम देख लेंगे, और 10-15 तारीख के अंदर ही स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ज़रूर शुरू करेंगे यार, ज़रूर शुरू करेंगे, है ना, ज़रूर शुरू करेंगे। इतना भी ना करो कॉल की परेशान हो जाए, और इतना भी बच्चा ना आए कि हम हैंडल ना कर पाए, ठीक है। चले, पुल हो बैक हो के बारे में हम आपको बता चुके हैं। चलिए, और कुछ बात तो रह गया क्या, और कुछ रह गया क्या। अब हम लोग आते हैं डंपर के ऊपर। अब आते हैं डंपर के ऊपर,
ठीक है। तो डंपर का एक बार वीडियो सर्च कीजिएगा, एक बार वीडियो सर्च कीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ डंपर, हिस्ट्री ऑफ डंपर बाय ब्लैक डायमंड, बाय ब्लैक डायमंड। मैं एक काम करूंगा, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा ग्रुप में। इसमें मैंने डंपर का मॉडिफिकेशन बताया कि कैसे कैसे आखिर डंपर मॉडिफाइड हुआ। हालांकि वो आपकी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कि डंपर पहले कौन सा इस्तेमाल किया जाता था, फिर कैसे कैसे इस्तेमाल होने लगा था, है ना। चलिए, डंपर में एक चीज़ जो अक्सर पूछता है, तो वो क्या क्या है, देखिए बताते हैं। डंपर में जो एक चीज़ पूछता है वो कौन कौन सा है, वो है आपका डंपर का पहला ब्रेक। तो याद रखिएगा, डंपर में 5 ब्रेक होते हैं। ठीक, कौन कौन सा ब्रेक होता है, एक होता है सर्विस ब्रेक। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। सर्विस ब्रेक क्या होता है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे, कहीं धीरे करना है तो हल्का ब्रेक लीजिएगा, सर्विस ब्रेक। कहीं स्पीड चलाना है तो ब्रेक छोड़ दीजिएगा। कहीं थोड़ा सा और धीरे करना है, रोकना है थोड़ा सा, तो उस कंडीशन में आप सर्विस ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका रिटार्डेड ब्रेक। रिटार्डेड ब्रेक क्या होता है, रिटार्डेड ब्रेक जब आप ढलान में गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, तो ढलान में तो ब्रेक मारिएगा तो रुक जाएगा, और छोड़िएगा तो फिर अचानक से भाग जाएगा, फिर ब्रेक मारिएगा रुक जाएगा। आप बार बार जब ब्रेक मारते हो तो झटका लगता है गाड़ी को। जब झटका लगता है तो पीछे तो ओवरबर्डन है ना, पीछे हो सकता है बड़ा वाला चट्टान हो, वही चट्टान अनबैलेंस होकर पीछे गिर गया तो, या वही वाला जो पत्थर है वो गाड़ी को धकेल दिया, उल्टा दिया तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए रिटार्डेड ब्रेक लगाते हैं जहाँ ढलान होता है। रिटार्डेड ब्रेक लगने के बाद गाड़ी डंपर जो है बहुत धीरे 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 ऑटोमेटिकली नीचे आता है, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। तीसरा होता है डंप ब्रेक। डंप ब्रेक हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, डंप ब्रेक जब कभी हमको डंप करना पड़ता है उस कंडीशन में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होल्ड डंप करने के लिए हम लोग इसका जनरली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, डंप ब्रेक। चौथा आपका होता है पार्किंग ब्रेक। चौथा क्या होता है, पार्किंग ब्रेक होता है। पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपको डंपर कहीं खड़ा करके छोड़ देना है तो आप डंपर को खड़ा करेंगे और पार्किंग ब्रेक लगा के छोड़ देंगे। या फिर आपको डंपर को रोकना है, रोक के रखना है, तो फिर आप पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और पांचवा होता है इमरजेंसी ब्रेक। क्या होता है, इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक क्या होता है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, भेलपुरी खा रहे हैं, आगे नहीं बोलेंगे। तो मान लीजिए कोई सामने आ गया आपका डंपर का, अचानक से कोई चुड़ैल, भूते भूतनी आत्मा, कुछ पिशाच वगैरह कुछ अचानक से दिख गया आपको, तो आप अचानक से इमरजेंसी ब्रेक ठोक देंगे। ठीक है, तो इमरजेंसी ब्रेक आपको अचानक से मारना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं सीट बेल्ट लगा के रखना, है ना। हम लोग भी माइंस में रहते हैं तो हुरकुचते रहते हैं सब वर्कर लेबर लोग को, माइनिंग सरदार लोग को, कि भाई सीट बेल्ट लगवाओ, कर क्या रहे हो तुम। तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो कभी भी अचानक से कुछ भी हो सकता है ना। अगर मान लीजिए अचानक से डंप कर रहा है, डंप करते करते गिर गया, अगर वो डंपर के अंदर में है ना तो वो सुरक्षित है, ज़्यादा चोट नहीं लगेगा, हल्का फुल्का कांच वाँच फूट के माथा उथम लगेगा। लेकिन अगर वो डंप से गिर रहा है और सीट बेल्ट नहीं लगा है तो डंपर ही उसको जात देगा। ठीक है, डंपर ही उसको पूरा जात के रख देगा, इसीलिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है। तो डंपर में ये 5 ब्रेक इस्तेमाल किया जाता है, पांचों ब्रेक का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, अब आप जब डीजे देशमुख देखिएगा तो ब्रेकिंग सिस्टम को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इतना डिटेल में आपके लिए तो ज़रूरत नहीं है, एमटी वाला को लिए ज़रूरत है, लेकिन फिर भी चूंकि आपको पता है मेरा आदत कैसा है तो हम आपको पढ़ाएंगे। एक आता है राइज पोजीशन ब्रेक, एक आता है होल्ड पोजीशन ब्रेक का ही कुछ 4 पोजीशंस होते हैं। ठीक है, कंट्रोल जो होता है, फ्लोट पोजीशन, लोअर पोजीशन, ये सब क्या है समझते हैं। राइज मतलब जब डाला उठाना है ना तो राइज, बीच में कहीं रोकना है तो हम लोग होल्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्लोट पोजीशन का मतलब होता है उसको हमको वहीं पे रोक के, मतलब फ्लोट पोजीशन का मतलब होता है जैसे डंप कर रहे होते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग फ्लोट पोजीशन में रखते हैं। और लोअर पोजीशन मतलब डाला को वापस ला के हमको रखना है। ठीक है ना, चेचिस में लोड कर देना है, लोअर टू द चेचिस, ये नॉर्मल कंडीशन हो जाता है। राइज मतलब उठाना है डाला को, होल्ड मतलब कहीं बीच में रोकना है, फ्लॉट का मतलब है कि आप डंप करना है, 70 डिग्री हम कर सकते हैं मैक्सिमम। डंपर में कितना डाला को उठा के रखा जाता है समझिएगा, ये बड़ा मजेदार चीज याद आ गया। कभी भी आप जब डंपर को देखिएगा ना कि खड़ा है, तो कहा जाता है कि डंपर अगर आपको खड़ा रखना है ना जनाब, तो आप उसको ऐसे 70 डिग्री तक डाला उठा के रखिए, डाला उठा के खड़ा कीजिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब उठा के रखते हैं डाला, बरसात आया, बरसात का पानी इसमें जमेगा नहीं, डाला सड़ेगा नहीं। ठीक है,
डस्ट आया, डस्ट अगर इसमें लग गिरा तो हल्का फुल्का डस्ट रह गया, ज़्यादा डस्ट है तो वो भी सरक सरक के नीचे गिर जाएगा, रहेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए इसको 70 डिग्री में उठा के रखा। आज जब 70 डिग्री में रखें तो इसका जो हाइड्रोलिक ये सब है, इस समय प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने के कारण ये जल्दी जाम नहीं होता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण हम लोग रखते हैं, किताब में नहीं है कहीं, ये सब प्रैक्टिकल बात है ना। प्रैक्टिकल बात है जो आपको माइंस में काम कीजिएगा धीरे धीरे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो हमने आपको बताया कि राइज पोजीशन, होल्ड पोजीशन, फ्लैट पोजीशन, फ्लोट पोजीशन और लोअर पोजीशन। राइज पोजीशन डलवा उठाना है, होल्ड पोजीशन जहां मन करेगा रोक देंगे, फ्लोट पोजीशन ऊपर में उठा के पूरा रखना है डंप करते टाइम, लोअर पोजीशन वापस से उसको चेसिस में लाना। ये 4 पोजीशन जनरली हम लोग डंपर में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आपको परेशान करेगा आने वाला टाइम में, जो हम आपको पहले ही बता देते हैं, हाइड्रोलिक पावर रिटार्डर या फिर हाइड्रोलिक रिटार्डर कहते हैं, हाइड्रोलिक। अरे भाई साहब कितना कॉल आ रहा है यार। हाइड्रोलिक रिटार्डर, रिटार्डर तो ज़रूर बता दीजिएगा कि क्लास लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक रिटार्डर क्या होता है? हाइड्रोलिक रिटार्डर को हम कहते हैं हाइड्रो रिटार्डर। क्या कहते हैं? हाइड्रो टार्डर कहते हैं, हाइड्रो टार्डर कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ब्रेक है एक तरह से जो कंप्रेशन से चलता है, हाइड्रोलिक कंप्रेशन से चलता है, ठीक है। कुछ ट्रक है डंपर में जिसको हम लोग लगाते हैं ताकि जो स्पीड है उस पर कंट्रोल किया जा सके, है ना। ब्रेकिंग एक्शन मतलब जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगा होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक लगा होता है रिटार्डर में, उसे हम हाइड्रो टार्डर कहते हैं। सिंपल सा बात है, हाइड्रो टार्डर कहते हैं, ठीक है। चलिए, डंपर के बारे में और कुछ है क्या? ओ भाई साहब, अब तो कोई नहीं, और कुछ ऐसा डंपर के बारे में है नहीं। अब आते हैं ड्रैगलाइन के बारे में। ड्रैगलाइन के बारे में आपको पता होगा, फिर भी हम आपको बताएंगे क्या होता है। चलिए बताते हैं। देखिए ये है डंपर। डंपर में आप देखिएगा क्या है डंपर भाई। डंपर जी मतलब ड्रैगलाइन में, ड्रैगलाइन बेसिकली जहाँ पे खड़ा है वहां से एक लंबा सा इसका बूम होता है, ठीक है। और उस बूम में एक बकेट लगा होता है जो कि रस्सा के सहारे लगता है। हॉइस्ट रॉस बहुत सारा रस्सा का इस्तेमाल करते हैं इसमें हम लोग। और यही रस्सा से हम क्या करते हैं, इसको खोदते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, है ना, इसको खोदते हैं। खोदा मतलब सॉफ्ट रॉक रहेगा, सॉफ्ट रॉक वगैरह रहेगा, मटेरियल रहेगा सॉफ्ट वाला। इसको उठाएगा और उसा उठा के जहाँ इसको डंप करना है, मान के चलिए इधर डंप करना है तो डायरेक्ट रखेगा। आप ड्रैगलाइन का इस्तेमाल वैसे माइंस में करते हैं जिस माइंस का लाइफ कम से कम 30 साल हो, और उसको ऐसा जगह पे खड़ा करते हैं जहाँ कम से कम 2 साल 3 साल तक उसको खड़ा रहना पड़े। ऐसा नहीं कि एक बार खड़ा कर दिए उसके बाद फिर अगला महीना फिर दूसरा जगह ले गए, तो अगला महीना तीसरा जगह ले गए। इससे बर्बादी होता है। बहुत धीरे धीरे चलता है ये वाला ड्रैग लाइन। इसका स्पीड काफ़ी कम होता है ना। 1-1.5 किलोमीटर चल पाता है 1 घंटा में मात्र, है ना। ड्रैग लाइन का स्पीड और भी कम बता रहे हैं, 0.18 से लेकर के 6 किलोमीटर तक, ठीक है। दो टाइप के इसके चेचिस होते हैं। इसका पहले लोअर सेक्शन की बात करते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। चेचिस एक तरह से क्रॉलर माउंटेड होता है। क्रॉलर माउंटेड का मतलब क्या है? क्रॉलर माउंटेड का मतलब है चेन में ये रेंग रहा है। चेन में क्या कर रहा है? ये रेंग रहा है, ठीक है। चेन में ये रेंग रहा है, धीरे 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 रेंग रहा है। तो ये हो गया आपका क्रॉलर माउंटेड, ठीक। इसके बाद एक आता है आपका क्रॉलर माउंटेड। एक आता है आपका वॉकिंग ड्रैग लाइन जिसको हम लोग कहते हैं स्किड माउंटेड। स्किड माउंटेड, स्किड माउंटेड क्या होता है? एक वो हिस्सा, जैसे मान के चलिए ये एक हिस्सा है, ये एक स्किड है, तो थोड़ा सा ये आगे जाएगा, उसके बाद ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा। तो ये अगर आगे गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, सेकंड फेज में आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। उसके बाद अब ये आगे जाएगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसके बाद फिर ये आगे जाएगा, तो ऐसे कर करके एक पहले ये पैर उठाया, फिर ये पैर उठाया, फिर ये पैर उठाया, मतलब कछुआ जैसा चलेगा 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 चलेगा। तो क्रॉलर माउंटेड के बारे में आपने पढ़ा कि क्रॉलर माउंटेड होता है या फिर स्किड माउंटेड होता है। इसका अब बात करेंगे स्पीड। अगर क्रॉलर माउंटेड है तो 0.25 किलोमीटर से लेकर के 5 किलोमीटर प्रति घंटा वाला रफ्तार वाला आता है, अलग अलग स्पीड का आता है। लेकिन अगर ये वॉकिंग वाला है यानी स्किड माउंटेड है तो उस कंडीशन में ये 0.18 0.18 से लेकर के 0.6 किलोमीटर तक पर घंटा चल सकता है। अब इसको देखिएगा ना,
तो ये हो जाएगा 180 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक चल सकता है मात्र 1 घंटा में, मात्र 600 किलोमीटर तक, 600 मीटर, मीटर सोचिए 600 मीटर मतलब 1 किलोमीटर का आधा चल पाएगा। इतना धीरे धीरे ये चलता है। तो आप सोचिए एक जगह दूसरे जगह ले जाना पॉसिबल है? मान के चलिए माइंस का एक एरिया से दूसरा जगह जाके डंप करना है, 1.2 किलोमीटर पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हो 2 घंटा आपका लग जाएगा जाने में। तो ऐसा जगह लगाते हैं जहाँ लंबा टाइम तक हमको जरूरत ना पड़े उसको शिफ्ट करने का। ठीक है, इधर से मटेरियल निकालेगा, इधर मटेरियल डालेगा, इधर से मटेरियल निकालेगा, इधर डालेगा, तो ऐसे करते करते ये काम पूरा पूरी करता है। ठीक है, चलिए। ड्रैगलाइन आपका वन ऑफ द मोस्ट बड़ा वाला मशीनरी होता है, लेकिन सबसे बड़ा मशीनरी नहीं होता है। ड्रैगलाइन डीजल से भी चल सकता है और सप्लाई पावर से भी चल सकता है, लेकिन जनरली सप्लाई पावर वाला इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक जगह स्थिर है तो हमको टेंशन नहीं है। ठीक है, हम सप्लाई दे सकते हैं। ये सॉफ्ट मटेरियल को हैंडल करता है, जैसे सैंड हो गया, सॉफ्ट रॉक हो गया, है ना। ये अपना रिवॉल्विंग डेक के अलोंग पूरा घूमता है। इसका एक खासियत यह है कि 360 डिग्री घूम सकता है, पूरा का पूरा घूम सकता है। 360 डिग्री तक ये जनरली घूम सकता है। ठीक है, चलिए। बाकी ड्रैगलाइन के बारे में और किताब में नहीं दिया है, इतना इनफ होगा। ठीक है, चलिए। अब आते हैं अगला मशीनरी पे, जो है रोड ग्रेडर। किताब के हिसाब से हम आपका चल रहे हैं। देखिए ये सब लिखा है जो मैंने आपको बता दिया, स्पीड स्पीड सब बता दिया। रोड ग्रेडर, देखो यार आदमी ना ग्रेडर और स्क्रैपर में अक्सर कंफ्यूज होता है। स्क्रैपर में और ग्रेडर में अक्सर कंफ्यूज होता है क्योंकि दोनों देखने में एक ही जैसा लगता है। एक ही जैसा नहीं लगता है सर। आप अगर गौर से देखिएगा तो आपका बीच में एक तो बाउल होता है जो स्क्रैपर में रहता है, इसमें नहीं रहता, इसमें खाली प्लेट रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप इसको गौर से देखिए। ये कैटरपिलर का है, ठीक है, दिख रहा होगा आई होप आपको। ये क्या है? ये कैटरपिलर का है। अब आप इसको देखिए, इसमें क्या बीच में कहीं बॉल है? बीच में कहीं बॉल है? लड़का लोग कंफ्यूज इसलिए रहता है, ये तो मशीनरी कंफ्यूज नहीं कर रहा है, आगे वाला हिस्सा भी कंफ्यूज नहीं कर रहा है। कंफ्यूज कौन कर रहा है? ये जो गोल गोल दे दिया ना, ये कंफ्यूज कर रहा है। गोल गोल क्यों दिया जाता है? ताकि ये जो है ना, ये जो ब्लेड है, ब्लेड नीचे का जो ब्लेड है, ये ब्लेड थोड़ा सा ऐसे घूम सके, थोड़ा सा कभी ऐसे घूम सके, अलग अलग एंगल पे घूम सके, इसके लिए ये वाला दिया रहता है। ये नहीं दिया रहता कि बाउल है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? रोड ग्रेडर हो जाएगा। ये बेसिकली क्या करता है? रास्ता को प्लेन करने का, रास्ता को काटने का, कीचड़ को करने का, हटाने का। जैसे बरसात का टाइम है, कीचड़ जम जाएगा तो उसको कट काट के हटा देगा, रास्ता को ठीक करेगा, है ना। तो ये बेसिकली रास्ता को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्रेडर। और तो और कभी अगर बड़ा बड़ा मलबा गिर गया है तो उसको भी ढकेल के साइड कर देता है ना। तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसको? रोड ग्रेडर को। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब आते हैं हम स्क्रैपर के ऊपर में। ठीक है, अगर यहाँ फोटो देखी जाए तो बहुत बेहतर हो। अभी देखिए स्क्रैपर, अब देखिए कहाँ अलग है। चलिए इसकी तो इस कंपनी का शायद आप ना देखे हो, हम कैटरपिलर का दिखाते हैं, ज़्यादा फेमस है कैटरपिलर वाला। अगर मिल जाता है तो, अगर मिल पाता है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उसी से दिखा देंगे। चलिए, तो बेसिकली फ्रंट व्यू दिखने को मिला है कुछ। देखो इस टाइप का पूरा अंदर में ये रहता है, पूरा हिस्सा अगर आप देखिएगा तो इस टाइप का पूरा ये रहता है, बड़ा सा बकेट बना रहता है ना। बेल्ट वगैरह ब्लेड वगैरह लगा रहता है इस जगह से, और इससे अंदर घुसता है, पूरा का पूरा यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो ये बड़ा सा डब्बा जैसा दिखेगा, तब आप समझिएगा ये क्या है? स्क्रैपर है। क्या है? स्क्रैपर है। स्क्रैपर जब अंदर में डब्बा जैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा, प्लेन प्लेन रहेगा, तो उस कंडीशन में आप इसको क्या मान के चलिएगा? स्क्रैपर मान के चलिएगा। ऐसा गोल गोल दिखेगा खाली, कहीं डब्बा उब्बा नहीं दिख रहा है, कहीं डब्बा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कहीं जगह नहीं दिख रहा है, तो इसको आप क्या बोलिएगा? ग्रेडर बोलिएगा। ग्रेडर का काम क्या होता है? ग्रेडर का बेसिकली काम होता है रोड को ऑलवेज बना के रखना, और ये ऑलवेज न्यूमेटिक टायर में चलता है। न्यूमेटिक टायर में चलता है क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में ये चल सकता है।
इसीलिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्पीड कितना हो सकता है माइंस में 43 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से भाग सकता है, ठीक है, 43 किलोमीटर प्रति घंटा, सोच सकते हैं आप, है ना, इसीलिए इसका हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए, इसका जो ब्लेड है, ब्लेड का लंबाई कितना होता है सर, तो 3.5 मीटर से लेकर के 4 मीटर लंबा होता है। अलग अलग मशीनरी में अलग अलग आ सकता है, लेकिन जनरल इसका यही लंबाई होता है, 3.5 से 4 मीटर इसका ब्लेड का लंबाई होता है, ठीक है। चलिए, बुक में आपका जितना दिया है उतना हम करते हैं। रोड ग्रेडर के बारे में जो लिखा है मैंने बता दिया। अब आते हैं रॉक ड्रिल। देखो, रॉक ड्रिल करना एकदम डाटा रटने का जरूरत नहीं है, खाली काम का चीज पढ़िएगा इसमें, काहे कि अब आपको कंफ्यूजन होगा रॉक ड्रिल में। क्यों कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें हर कंपनी का अलग ही मॉडल है, और अलग ही मॉडल में अलग ही डायमेंशन है, अलग ही ड्रिल कर पाएगा, अलग ही चीज कर पाएगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि हाँ, जितना भी जैक हैमर है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिल करता है, जितना भी ड्रिफ्टर है वो ऐसे ड्रिल करता है, इतना एंगल पे करता है, खाली आपको वो जानना है। ये अगर जानने का कोशिश करेंगे कि इतना से इतना डाया का ये कंपनी करता है, इतना से इतना डाया का वो कंपनी करता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ा जाइएगा। अब आते हैं रॉक ड्रिल। देखो यार, ऐसा है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाया गया, हम लोग पढ़े थे कि जो ड्रिल मशीनरी होता है, ड्रिल मशीनरी या ड्रिल कह सकते हैं, वो दो टाइप का होता है। एक होता है परक्यूसिव ड्रिलिंग और दूसरा होता है रोटरी ड्रिलिंग। तो ये दोनों को देखा गया कि परक्यूसिव ड्रिलिंग मतलब एक रॉड है, ठीक है, हार्ड रॉड है, कड़ा चट्टान वाला रॉड है, ये जमीन में पटका रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, फिर थोड़ा सा घूम रहा है, पटका रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, फिर हल्का घूम रहा है, पटका रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, ऐसे करके होता है, तो परक्यूसिव कहते हैं। और रोटेटरी में जनरली क्या होता है, एक होलो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर के लास्ट में हमको एक ड्रिल बिट लगा दिए और इसको घुमाते हैं, तो ये लगातार घूमता, घूम करके जैसे मशीन घूमता है ना, लगातार घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते 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 ये जमीन को छेदा करता है। तो इसका स्पीड ज़्यादा होता है, रोटेटरी, डायमंड वगैरह सब इसी में आता है। तो ये दोनों का दोनों कुछ कुछ चट्टान में सक्सेस नहीं रहा, दोनों का दोनों लुल हो गया। परक्यूसिव ड्रिलिंग भी खराब हो जा रहा है, अटक जा रहा है, रोटेटरी ड्रिलिंग में दिक्कत हो जा रहा है। तो स्पीड के लिए हमको ज़्यादा स्पीड में जल्दी जल्दी ड्रिल करना है। इसके बाद उसका कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, उसका पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए, दोनों को मर्ज कर दिए भाई साहब। हम लोग क्या किए, दोनों को मर्ज कर दिए कि परक्यूसिव प्लस रोटेटरी बराबर रॉक ड्रिल, बराबर रॉक ड्रिल, ठीक है। तो ये जनरली सब में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा मेथड इजाद किया गया है जिससे हम कड़ा चट्टान में ड्रिल कर सकते हैं, कोई भी चट्टान हो हम ड्रिल कर सकते हैं। कौन कौन सा ड्रिल है, 4 गो नाम याद रखिएगा, जैक हैमर, ड्रिफ्टर, स्टॉपर, वैगन। तो आप जैक हैमर को सिंकर्स भी याद कर सकते हैं, तो सिंपल हो जाएगा, सिंकर्स, ड्रिफ्टर्स, स्टॉपर्स, वैगन ड्रिल। अरे भाई साहब, रुक जाइए, अभी क्लास ले रहे हैं बाबू, क्लास ले रहे हैं, बार बार कॉल मत करो। इरिटेट कर दिया यार, चलो कोई नहीं। एक लड़का है, बहुत बार कॉल करता है, उसको बार बार काट रहे हैं तो पिक किए जा रहा है, तो थोड़ा लगता है। चलिए, सिंकर, ड्रिफ्टर, स्टॉपर और वैगन ड्रिल। सिंकर, ड्रिफ्टर, स्टॉपर और वैगन ड्रिल। तो जैक हैमर बेसिकली सिंकर को कहा जाता है, ड्रिफ्टर है, फिर स्टॉपर है, वैगन ड्रिल है। 4 टाइप का जनरली हम लोग रॉक ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जैक हैमर के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, बोला गया कि एक हैंडहेल है, मतलब हाथ में पकड़ के हम चला सकते हैं, ठीक है। इसका फोर्स भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। बाकी डेप्थ बताया गया कि 2 से 3 मीटर तक करता है, बताया गया कितना करता है। इसको आप याद रखने के लिए सिंपल मेरा जो तरीका है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम का डाटा है वही पढ़ना है, बाकी चीज़ को दिमाग से निकाल देना है, बाकी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। जैसे चलिए हम जैक ड्रिल के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। काम का डाटा, जैक हैमर ड्रिल। तो जैसे कि नाम से पता है, इसमें हैमर है यानी हथौड़ा होगा, ठोक ठोक के ड्रिल करता होगा। तो ये हम एक तरह से समझ सकते हैं कि ये जैक हैमर ड्रिल हथौड़ा वाला, इसका भी हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए, तो जैक हैमर ड्रिल जैसे कि नाम सही है, इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि परक्यूसिव ड्रिलिंग की तरह काम करता है, ठीक है। ये जितना है ये चलता है आपका एयर कंप्रेसर से। किससे चलता है, एयर कंप्रेसर से चलता है। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि जैक हैमर ड्रिल जो है वो एयर कंप्रेसर से चलता है। इसका फोर्स आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं।
जो फोर्स है वो आपका 6 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसका फोर्स। ड्रिल का वेट अलग अलग लिखा हुआ है तो ड्रिल का वेट पढ़ने का जरूरत नहीं है। होल का डाया आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, होल का डाया भी इतना डिटेल में नहीं पूछ सकता है। 30 mm से लेकर के 38 mm, होल का डाया 30 से 38 mm बोला गया है। डेप्थ कितना होता है होल का? डेप्थ ये होता है 3 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या है, हेक्सागोनल जो ड्रिल बिट है, ड्रिल रॉड है वो हेक्सागोनल होता है शेप में, हेक्सागोनल होता है शेप में। ठीक है, हेक्सागोनल शेप का होता है। एक्स टाइप कार्बाइड से बना होता है, टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल जिसको हम लोग बोलते हैं। ये जनरली टंगस्टन कार्बाइड का सब बना होता है, जितना भी ड्रिल है ना ये आपका टंगस्टन कार्बाइड से बना है, एक आध को छोड़ के। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ ऐसा देखने को मिले तो बताया मैं। When handled by the machine drilled vertically downward holes but it mounted on legs, it may be used for drilling inclined holes at oil placed between the drill and the air receiver and contain the pipes and lubrication when drilled for dust separation. A jackhammer can be directed to weight drilling. चलिए, ओके ओके, चलिए तो इसमें और क्या क्या पॉइंट है, पहले मैं सब पॉइंट लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो, उसके बाद एक एक करके सबको समझा दूंगा। ठीक है, ओके। ये दोनों टाइप से हम कर सकते हैं, इसको हैंड हेल्ड भी कर सकते हैं, हैंड हेल्ड ड्रिल। अगर हैंड हेल्ड ड्रिल करेंगे, अगर हम इससे हैंड हेल्ड ड्रिल करते हैं, व्हेन हैंड हेल्ड द मशीन वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये जो होल करेगा वो करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। मेरे को भी याद नहीं, हमको भी किताब देखना पड़ रहा है, आपको पता चल ही गया होगा, वन डाउनवर्ड। और अगर ये ट्रॉली में रखा हुआ है, ट्रॉली में रखा हुआ है और ट्रॉली से अगर हम इसको ड्रिल करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये इंक्लाइंड होल भी कर सकता है, इंक्लाइंड होल भी कर सकता है। बस इतना ही पॉइंट है। अब इसमें से जो आपको याद करना है आप याद कर सकते हैं, जो में से कौन कौन सा। सबसे पहले ये लाइन तो याद होना चाहिए कि जैक हैमर जो है वो एयर कंप्रेसर से चलता है। ठीक है, फोर्स को आपको स्कीप कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हर अलग अलग डायमेंशन का जो मशीनरी होता है जैक हैमर में, उसमें अलग अलग टाइप का फोर्स लगता है। जरूरी नहीं कि 6 kgf हो, आप अगर पहले स्किप करके देखेंगे तो आपका इसी बुक में लिखा हुआ है कि 3 से लेकर के 6 kgf तक, 15 से लेकर के 25 kgf तक। तो ये पॉइंट आपको स्किप कर देना चाहिए, फोर्स वाला आपको स्किप कर देना चाहिए। अब होल डाया का बात करें, 30 mm से लेकर 38 mm तक, है ना, तो ये जनरली ड्रिल करता है 50 mm तक भी जाता है। ठीक है, अप टू 50 mm तक भी जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायमेंशन खुद 3-4 गो डायमेंशन दिया हुआ है, तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। हाँ, ये डेप्थ आपको पढ़ लेना चाहिए कि 3 मीटर तक डेप्थ करता है ड्रिल रॉड। ये तो आपको एकदम याद रखना ही चाहिए कि हेक्सागोनल होता है टंगस्टन कार्बाइड का। हैंड हेल अगर करे तो वर्टिकल डाउनवर्ड और ट्रॉली में करे तो इंक्लाइन। अब पढ़ना क्या क्या है इसको चलिए समझते हैं। अब एक बार इसको हम लोग रिकैप करते हैं। तो हमने आपको कहा कि जैक हैमर ड्रिल को हम सिंकर्स भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है, जैक हैमर ड्रिल को सिंकर्स भी कहते हैं। ये एयर कंप्रेसर से चलता है, यानी हवा का प्रेशर से चलता है। इसका इसका जो डेप्थ होता है, जितना होल कर पाता है वो होता है 3 मीटर। 3 मीटर डेप्थ तक ये होल कर पाता है। इसका जो ड्रिल रॉड है ये हेक्सागोनल शेप का होता है। कौन सा शेप का होता है? हेक्सागोनल शेप का होता है। इसको अगर हम हैंडहेल अगर हाथ में पकड़ेंगे, ठीक है, इसको अगर हम हाथ में पकड़ेंगे तो ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होल करेगा। लेकिन अगर इसको हम ट्रॉली में बिछा के देखेंगे, ट्रॉली में रख देंगे, तो ये इंक्लाइंड होल भी कर सकता है। बस ये वाला पॉइंट को बार 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 पढ़ते रहिए, आपका जैक हैमर ड्रिल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको एक पॉइंट पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ओके, जैक हैमर ड्रिल हो गया। अब आते हैं वैगन ड्रिल। ये हो गया आपका, ये हो। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट पे, इसको बोलते हैं वैगन ड्रिल। वैगन ड्रिल, चलिए वैगन ड्रिल के बारे में हम लोग समझते हैं। कंप्रेस्ड एयर से चलता है ये भी, जैसे कि पता है आपको, कंप्रेस्ड एयर से ये भी चलेगा, कंप्रेस्ड एयर से चलेगा ये भी, है ना। इसके बाद बोला गया है कि ये आपका मोबाइल फ्रेम होता है। मोबाइल फ्रेम का मतलब होता है इसको एक ट्रॉली जैसा चीज में रखा जाता है हमेशा, और इसको आप एक जगह से दूसरे जगह ढकेल ढकेल के ले जा सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद बोला गया है कि इसका डाया वाया, तो जो आपको चाहे तो याद कर सकते हैं, जो होल का डाया होगा, है ना, वो आपका 50 mm से 100 mm होता है।
ठीक है, 50 mm से 100 mm होता है। डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो 3 मीटर से लेकर के 15 मीटर तक इसका डेप्थ होता है। ठीक है, उसके बाद द ड्रिफ्टर प्रोवाइड द रोटेटरी मोशन एज वेल एज प्रिक्यूसिव मोशन। इसमें दोनों मोशन लगता है, रोटरी मोशन भी लगता है प्लस परक्यूसिव मोशन भी लगता है। ये परक्यूसिव मोशन, ये दोनों मोशन में ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद इसका भी अगर हम बात करेंगे तो ये एक्स कार्बाइड टंगस्टन कार्बाइड, तो ये बेसिकली कौन सा ड्रिल करता है ना। The mast is capable of vertical to a horizontal position. It can be fixed at any angle, the horizontal and vertical, thereby facilitating vertical, horizontal और inclined angle up to इतना। ये vertical कर सकता है होल, ये horizontal कर सकता है होल, और ये inclined भी कर सकता है अप टू 40 डिग्री, अप टू 40 डिग्री। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, इस पूरा टॉपिक में वैगन ड्रिल का। ठीक है, तो ये वाला जो कौन कितना होल कर सकता है इंक्लाइनेशन, ये वाला वो एकदम याद रखना चाहिए आपको। हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसमें हेक्सागोनल होल डाया वाला था। ठीक है, चलिए वैगन ड्रिल अप टू 40 डिग्री, बस वैगन ड्रिल में इतना ही है भाई साहब, इतना ही है। अब इसमें चाहे तो जितना आप कंप्रेस्ड एयर वाला ये तो याद ही रहेगा, मोबाइल फ्रेम है ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। होल का डाया आपको याद कर सकते हैं 50 से 100 डेप्थ, 3 से 5 15 मीटर, रोटेटरी पल प्लस परक्यूसिव मोशन रहता है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वर्टिकल, हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड अप टू 40 डिग्री होल कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट। ये दो पॉइंट हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बाकी आप चाहें तो पूरा पॉइंट को नोट जरूर कीजिएगा, लेकिन ये दो को पॉइंट तो एकदम याद रखिएगा। वैगन ड्रिल में रोटेटरी प्लस परक्यूसिव मोशन दोनों में काम करता है। ये वर्टिकल होल भी कर सकता है, हॉरिजॉन्टल भी कर सकता है, इंक्लाइंड भी कर सकता है। अगर इंक्लाइंड करेगा तो अप टू 40 डिग्री तक ये होल कर सकता है। ठीक है, अप टू 40 डिग्री तक ये क्या कर सकता है, होल कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बाकी दो का अगर हम बात करें, बाकी दो होल जो बचा है ना, जिसको स्टॉपर बोलते हैं। वैगन ड्रिल तो मैंने बता दिया, जैक हमर बता दिया। ड्रिफ्टर और स्टॉपर की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया किताब में। ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर के बारे में बोला गया है कि ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करता है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करता है। ठीक है, ये हैवियर होता है, ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, टनल में यूज़ करते हैं, टनल में इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, ये बेसिकली जैक हैमर से भारी होता है, जैक हैमर से भारी होता है। ठीक है, जैक हैमर से ये भारी होता है ना। बाकी इसको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं वेट एज वेल एज ड्राई, दोनों में से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सूखा हो चाहे गीला हो। जैसा किताब में लिखा हम वैसा ही आपको बता रहे हैं, जो पॉइंट जहाँ जहाँ लिखा वही बता रहा है। तो हमने ड्रिफ्टर के बारे में क्या पढ़ा, ड्रिफ्टर एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करता है, इसको टनल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैक हैमर से भारी होता है, वेट ड्राई दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही पॉइंट इसमें दिया है ड्रिफ्टर के बारे में, तो ड्रिफ्टर को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ये 4 पॉइंट। ड्रिफ्टर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करता है, इसको आपको रटना पड़ेगा सर, क्या करें उपाय नहीं है, लेकिन रटना पड़ेगा, रटे बिना कोई उपाय नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको रटना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ड्रिल वाला पोर्शन है इसके बाद तो फिर लेआउट शुरू हो जाता है, तो फिर इसके बाद तो हमको समय नहीं लगेगा। चलिए ये हो गया आपका ड्रिफ्टर। अब आते हैं स्टॉपर के ऊपर में, आप कहाँ आते हैं, स्टॉपर के ऊपर में आते हैं। ठीक है, स्टॉपर, स्टॉपर के बारे में क्या लिखा है, स्टॉपर ड्रिलिंग जो हम लोग जनरली करते हैं अपवार्ड में करने के लिए, यानी कि वर्टिकली अपवार्ड या ऊपर का साइड में हम लोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वेट ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही 2 पॉइंट मात्र दिया है किताब में, पेज नंबर 113 में देखिएगा, मात्र 2 पॉइंट दिया है स्टॉपर के बारे में कि आप वार्ड ड्रिलिंग करते हैं इससे, और वेट ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, यानी गीला जगह पे हम लोग इससे ड्रिलिंग कर सकते हैं। बस यही 2 पॉइंट लिखा है, तो यही 2 पॉइंट आपको याद करना है स्टॉपर के बारे में। पाउस कर करके नोट करते जाइएगा जो लिखाते जा रहा है। ठीक है, चल जैक हैमर हो गया, वैगन ड्रिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एक दो और यहाँ पे लिखा हुआ है वेल होल ड्रिल वगैरह, तो इस सब के बारे में आपको हल्का आइडिया रखना है, पूरा जास्ते नहीं जाना है। डाउन द होल हैमर्स, एक्चुअली मुझे पॉइंट सब याद नहीं है, पढ़े तो ज़रूर है लेकिन पॉइंट सब दिमाग में नहीं है, इसके लिए हमको किताब देखना पड़ रहा है बार बार, इसीलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है आपका, तो आई होप माइंड नहीं करेंगे इस चीज़ को आप।
In a large size wagon drill using a drifter, a considerable portion of drift energy is utilized, overcoming the inertia of the drill and column of the rotating them, so loss energy with depth. The waste energy is considerably reduced by the use of down. कुल मिलाकर के बोला भाई कि डाउन होल हैमर जो है होता है ना, ये एक तरह से मॉडिफिकेशन है किसका, कौन सा ड्रिल का मॉडिफिकेशन है, वैगन ड्रिल का मॉडिफिकेशन है, वैगन ड्रिल का, बस इसी का मॉडिफिकेशन है। वैगन ड्रिल में क्या है, थोड़ा सा पावर ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो उस पावर को बचाने के लिए हम लोग डाउन द होल हैमर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डाउन द होल हैमर का हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये बेसिकली वैगन ड्रिल का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन। और क्या पॉइंट है इसमें, कंप्रेस्ड एयर गोइंग डाउन द होल, बस वही है भाई साहब, वही है, कुछ नहीं है इसमें। रोटेशन स्पीड खाली इसमें पूछ सकता है, तो और बाकी कुछ नहीं। रोटेशन स्पीड क्या है, रोटेशन स्पीड ये आपका 15 से 25 आरपीएम। ये भी बनता नहीं है क्योंकि इसको मतलब डाउन द होल हैमर के बारे में बस एक ही क्वेश्चन बन सकता है, बाकी तो कॉन्सेप्ट ही है, डाटा भी इसमें नहीं है ज़्यादा। एक ही क्वेश्चन बन सकता, वो है वैगन ड्रिल जो है ना सर, वैगन ड्रिल इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है वैगन ड्रिल का, मॉडिफाइड वर्जन। तो ये एक तरह से टाइप है इसी का, इसी का एक मॉडल है वैगन ड्रिल। इसी का क्या है, एक वैगन है, मतलब मॉडिफाइड वर्जन है। और वैगन ड्रिल का एक और मॉडिफाइड वर्जन है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल, हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल। हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल में क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक पाइप का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम लोग प्रेशर देते हैं। हाइड्रोलिक पाइप का इस्तेमाल करके उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी पे आते हैं, हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल पे। ओके, हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल क्या है सर, हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल, चलिए एक बार देखते हैं हम लोग। हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया कि ये बेसिकली वैगन ड्रिल का ही एडवांस वर्जन है, ये भी मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे डाउन द होल है ना, उसी तरह से ये भी आपका मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें किससे चलता है, जैसे नाम से ही पता, हाइड्रोलिक तो लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो एयर है थोड़ा सा, मतलब इसमें जो मशीन है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है, इसका कंपेयर टू उसके तुलना में थोड़ा सा ठंडा रहता है। ठीक है, इसका ड्रिल होल डाया कितना है, ड्रिल होल डाया बेसिकली इसका 65 से 127, मतलब इसमें डाया भी बढ़ जाता है, 65 से 127 mm तक आप कर सकते हैं, कंप्रेस्ड एयर से करते हैं। बाकी इसमें और कोई पॉइंट नहीं है ना। प्रेशर भी चाहें तो आप देख सकते हैं, इसमें kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चाहें तो लिख सकते हैं। प्रेशर जो है वो 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, क्या ही पढ़ाएं आपको यार, इस सब में कुछ नहीं है। वही वाला का एडवांस वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन, एडवांस वही चीज़ हम आपको बार बार बताए जा रहे हैं, क्या बताएं इसमें। ओहो भाई साहब, जस्ट ए सेकेंड, ये लगता है कि घर से आ रहा है, 1 मिनट देख लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यार, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था कंपनी से तो करना पड़ा हैंडल। ठीक है, कोई नहीं। चलिए, तो इसको हम लोग अब कर लिए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा। अब आते हैं वेल होल ड्रिल। वेल होल ड्रिल के बारे में ही शायद पहले नहीं बताया। ठीक है, चलिए। वेल होल ड्रिल के बारे में बताया क्या है, इसका डायमीटर वगैरह, क्रॉलर माउंटेड होता है, डीजल से चलता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई इतना है, इतना इतना डेप्थ है। ड्रिल आर परक्यूसिव एज वेल एज रोटेटरी, दोनों में होता है। कॉमन एरिया द ट्राइकोन बिट ऑन ड्रिल बिट बट मशीन्स आर नॉन एज डाउन द होल परक्यूसिव ड्रिलिंग। ओके, स्क्रॉल डाउन द होल हैमर ड्रिल। ठीक, चलिए। वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रिल इज पॉसिबल ऑन मोस्ट ऑफ द होल्स। ओके, चलिए, एक और टॉपिक है उसको हम लोग कर लेते हैं, वेल होल ड्रिलिंग। वेल होल ड्रिलिंग आखिर क्या है, तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, पढ़े डाउन द होल। डाउन द होल, ठीक है। इस डाउन द होल को मिला दिया जाए अगर जैक हैमर ड्रिल से, ठीक है, प्लस जैक हैमर ड्रिल, ये दोनों मेथड को मिला दिया जाए, जैक हैमर ड्रिल को और डाउन द होल को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाउन द होल, डाउन द होल हैमर। इसका नाम पड़ जाएगा डाउन द होल हैमर। यही जो डाउन द होल हैमर है, इसी को कहते हैं वेल होल ड्रिल। इसी को कहते हैं वेल होल ड्रिल। तो मतलब इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए हम लोग दो तो ड्रिलिंग पैटर्न को मिला दिए हैं पूरा पूरा। तो इसमें भी परक्यूसिव एज वेल एज रोटेटरी मोशन, मतलब परक्यूसिव परक्यूसिव तो रहेगा ही, प्लस रोटरी मोशन, ये दोनों का दोनों इसमें भी फॉलो होता है। तो ये वाला पॉइंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि दो मशीनरी को मिला देने से जो मशीनरी बनता है, ये दो मशीनरी को मिला के, है ना, कौन कौन सा, डाउन द होल को और जैक हैमर ड्रिल को, ये दो ड्रिल को जब मिलाते हैं, दोनों का मैकेनिज्म को मिलाते हैं, उसके बाद जाके बनता है एक ड्रिल, नया ड्रिल, जिसको कहते हैं वेल होल ड्रिल। और ये वेल होल ड्रिल जो है वो आपका कितना कितना डाया का होल करता है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख देना है, 6 से इतना मीटर डेप्थ तक का होल करेगा। ठीक है, डाया का अगर मैं बात करूँ तो और इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाता है, 125 से लेकर के 300 डाया तक ये होल करता है ना। तो ये काफ़ी पावर वाला होता है। ठीक है ना। वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रिलिंग करता है, जनरली वर्टिकली डाउनवर्ड होलिंग करता है, डाउनवर्ड होल करता है, एक्सप्लोरेशन में काम आता है ये। ठीक है, और अगर वर्टिकल इंक्लाइंड करेगा तो 20 डिग्री तक करता है, 20 डिग्री। इसमें यही सब पॉइंट है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको बार बार रिकैप करते रहिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा और है नहीं। ठीक है, ज़्यादा और है नहीं। ओके, चलिए, अब हम लोग आते हैं इंक्लाइंड ड्रिलिंग पे। इंक्लाइंड ड्रिलिंग को लेकर एकदम डरना नहीं है, ड्रिलिंग वाला 3-4 पॉइंट है, रटते जाना है बस। व्हेन ओवरबर्डन कंटेन सॉफ्ट रॉक इवेंचुअली रिमूव बाय रीपर, इसको क्या बोले आप, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। देखो यार, कुछ नहीं बोला गया है, बोला गया है कि अगर सॉफ्ट मटेरियल नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, तो हमको कभी कभी इंक्लाइन ड्रिलिंग करना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा ड्रिल करना पड़ता है ना। तो जनरली हम लोग इसमें इंक्लाइन ड्रिलिंग करते हैं अलग अलग मशीनरी से, ताकि टो ना छूटे, ये ना छूटे, वो ना छूटे, यही सब लिख के पूरा भर दिया है। ठीक है, और कुछ इसमें बनता नहीं है। तो पूरा ड्रिलिंग वाला पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद लेआउट दिया है, लेआउट को आपको समझना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन लेआउट ऐसा कुछ है नहीं। अब आते हैं लिग्नाइट, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, इसके बारे में हल्का सा पढ़ना है आपको, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवेली लिग्नाइट का एसओपी आपको दिया हुआ है किताब में, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, आप पढ़िएगा, पेज नंबर में बता दे रहा हूँ 122, इसमें नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का एसओपी दिया हुआ है। तो जब आप एनएलसी का तैयारी कीजिएगा ना, तो इसको एकदम चाट जाइएगा, तोता जैसा रट जाइएगा। लेकिन अगर एनएलसी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, एनसीएल का कर रहे हैं या माइंस इंस्पेक्टर का कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल हम इंस्पेक्टर का बता रहे हैं, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, एनएलसी से 2-3 डाटा इंपॉर्टेंट है मात्र। एनएलसी का फुल फॉर्म होता है नवेली नईवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये बेसिकली कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका बोला गया है कि यहाँ पे बकेट व्हील एक्सकवेटर स्टार्ट किया गया है। कौन सा मशीन स्टार्ट किया गया है, बकेट व्हील एक्सकवेटर स्टार्ट किया गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा लिग्नाइट माइंस है। एशिया का सबसे बड़ा माइंस है नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस है नहीं, एशिया का सबसे बड़ा लिग्नाइट माइंस है। कौन सा, एनएलसी। एशिया का सबसे बड़ा लिग्नाइट माइंस कौन सा है, ये वाला। अगर हम देश का बोलेंगे, वर्ल्ड का बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड में पहला पे वेस्ट जर्मनी,
ईस्ट जर्मनी जो उस टाइम हुआ करता था, अभी तो एक हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों आता है। चौथा नंबर पे आपका आता है आपका इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा लिग्नाइट माइंस में आता है एनएलसी। ठीक है, ठीक है, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पे आता है आपका इंडिया लिग्नाइट माइंस। तो यहाँ तक ध्यान हो गया। एशिया का सबसे बड़ा लिग्नाइट माइंस कौन सा है, तो एनएलसी का है, जो तमिलनाडु में पड़ता है ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये भी लिखा दे रहे हैं, साउथ आरकोट डिस्ट्रिक्ट, साउथ आरकोट डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। इस जगह पे एनएलसी सिचुएटेड है। ये जो है ये एशिया का सबसे बड़ा लिग्नाइट माइंस है, एशियाज बिगेस्ट या लार्जेस्ट माइंस, एशिया का सबसे बड़ा माइंस है, एशिया का सबसे बड़ा माइंस है तो लिग्नाइट का। ठीक है, बिगेस्ट लिग्नाइट माइंस, और लिग्नाइट लिखना चाहिए था यहाँ पे, लिग्नाइट माइंस। कोयला का सबसे लो ग्रेड होता है लिग्नाइट। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बाकी जितना भी चीज़ लिखा है सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में लिखा है, एनएलसी ऐसे है, एनएलसी वैसे है, इसमें कोयला पाया गया, उसके वोलेटाइल मैटर ऐसे वैसे। कोई कंपटीशन के लिए आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके लिए एक लाइन लिख रहे हैं, ये लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसको पढ़िएगा। अगर बकेट विल एक्सकोवेटर का आपको निकालना है कि आवरली कैपेसिटी कितना होता है, मतलब एक घंटा में कितना कोयला काट सकता है, तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल बकेट, जितना भी बकेट है सबका वॉल्यूम लिखिए, इनटू व्हील स्पीड पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका स्पीड आपको लिखना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल बकेट आपको निकालना है। उसके बाद व्हील स्पीड पर बकेट, इसको बोलते हैं आवरली कैपेसिटी, एक घंटा में कितना कोयला काटेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा बकेट व्हील एक्सकवेटर में, तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल बकेट इनटू व्हील स्पीड पर आवर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यही वाला अगर आपसे पूछेगा आवरली कैपेसिटी, यहीं से ड्राइव होता है। देखिए कहीं किताब में दिया नहीं, आपका बुद्धि लगाना है। अगर आपसे बोलेगा ड्रैगलाइन एक घंटा में कितना कोयला को हटा पाता है, तो आपको बोलना है कि वॉल्यूम ऑफ ड्रैगलाइन का बकेट, जो ड्रैगलाइन का बकेट है इसका वॉल्यूम इनटू कितना स्पीड में वो काम कर रहा है, कितना स्पीड में वो काम कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। मान के चलिए बोला कि एक घंटा में 50 बार वो हटाया, 50 बार मतलब ये हटाया, तो उसका स्पीड निकाला तो बोला कि वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से काम कर रहा है। ठीक है, उसका बकेट बार बार इधर जा रहा है, उधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर, तो कुछ तो स्पीड होगा ना सर इसका, आने जाने का कुछ तो स्पीड होगा बकेट का, तो बकेट का स्पीड आप लिखेंगे तो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इसको आप एक तरह से कह सकते हैं स्विंग स्पीड, स्विंग स्पीड। तो ऐसे करके आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल आवरली कैपेसिटी बकेट व्हील एक्सकवेटर का आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, एक बकेट व्हील एक्सकवेटर लिखा गया है किताब में, अब अभी का तो पता नहीं। बकेट व्हील एक्सकवेटर के बारे में बोला गया है, एनएलसी एक ऐसा कंपनी है जिसमें भारत का सबसे बड़ा मशीनरी बकेट व्हील एक्सकवेटर लगा हुआ है, और सिर्फ ओनली माइंस है, एक ही माइनिंग में मशीनरी है। मतलब एनएलसी एक ऐसा इकलौता कंपनी है जहाँ पे बकेट व्हील एक्सकवेटर रखा हुआ है। ठीक है, बकेट व्हील एक्सकवेटर क्या है, रखा हुआ है। ओके, बकेट व्हील एक्सकवेटर के बारे में हल्का डिटेल बाद में बताया है। बोला इसका 3 पार्ट होता है। सबसे पहले तो एक व्हील होता है जिसको हम बकेट व्हील कह सकते हैं। दूसरा होता है आपका क्रॉलर माउंटेड चेन, जो आपका कोयला को लोड करता है। उसके बाद लोड करने वाला एक तो रेलवे में मशीन होता है ना। इसके बारे में कभी वीडियो है, इसके बारे में वीडियो बनाया मैंने, बकेट व्हील एक्सकवेटर पे मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख लीजिएगा, डिटेल में समझाया उसमें मैंने, किताब में भी नहीं उतना। चलिए, क्रॉलर माउंटेड होता है जनरली। ये आपका किससे चलता है, ये चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। ये क्वेश्चन पूछा है कि बकेट व्हील एक्सकवेटर कितना बिजली खपत करता है, 11,000 वोल्ट पे चलता है, 11 केवी पे चलता है। भारत वाला, विदेश में अलग बात है, हमको भारत का रटना है सर। भारत में 11,000 वोल्ट पे यानी 11 केवी पे चलता है। अगर पूछेगा ओपन कास्ट में बिजली से चलने वाली वो मशीन जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज खाती है, वो है 11,000 वोल्ट खाने वाले इकलौता मशीनरी बकेट व्हील एक्सकवेटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, आई होप। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ वर्किंग विथ बकेट व्हील एक्सकवेटर कैसे काम करता है। तो इसका 2 मेथड है। पहला मेथड है फुल ब्लॉक मेथड,
पहला मेथड है फुल ब्लॉक मेथड और दूसरा मेथड है लैटरल ब्लॉक मेथड। तो नाम याद रखिएगा, पूछेगा फुल ब्लॉक मेथड किससे संबंधित है, लैटरल ब्लॉक मेथड किससे संबंधित है, तो ये दोनों संबंधित है बकेट विल एक्सकवेटर से। याद रखिएगा फुल ब्लॉक मेथड किससे संबंधित है, बकेट विल एक्सकवेटर से संबंधित है। ठीक है, बकेट विल एक्सकवेटर से फुल मेथड संबंधित है। उसके बाद लैटरल वाला किससे संबंधित है, लैटरल वाला भी संबंधित है हमारा बेसिकली इसी से संबंधित। अब क्या होता है इसको समझते हैं, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लगा दिए बकेट विल एक्सकवेटर, इसका चक्री है यहाँ पे। ठीक है, मान के चलिए ना क्या जाता है। अगर हम मान के चलिए ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम लगाएं और हम पूरा का पूरा जो कोल सिम है पूरा काट लेंगे एक बार में, और काटते काटते आगे बढ़ेंगे, पूरा काटते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा काटते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा काटते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। इसको बोलेंगे फुल ब्लॉक मेथड। मतलब जितना कोल ब्लॉक है एक बार में निकाल रहे हैं, पूरा का पूरा मोटा एक ब्लॉक है कोल का, उसको एक बार काटते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं, इधर भी काटते जाएंगे निकालते जाएंगे। इसको बोलेंगे फुल ब्लॉक मेथड। इसको क्या बोलेंगे, फुल ब्लॉक मेथड। तो फिर लैटरल क्या होता है सर, लैटरल ब्लॉक मेथड क्या होता है, तो इसको सिंपल एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं हम। आप क्या करेंगे, इसको आप स्लाइस में बांटेंगे। इसको ऐसे डॉट 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 लाइन देख के पहला बोलेंगे ये 1 नंबर, डॉट 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 देख के लाइन है 2 नंबर, डॉट देख के 3 नंबर। तो अब क्या होगा, अब बकेट विल एक्सकवेटर जो काटेगा वो पहला स्लाइस को खाली काटते हुए आगे बढ़ेगा, ऐसे काटते 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 पूरा आगे बढ़ेगा। जब एक बार काट लेगा फिर अब दूसरा ब्लॉक को काटेगा, काटते 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 आगे बढ़ेगा। इसको बोलते हैं लैटरल ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं, लैटरल ब्लॉक मेथड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लैटरल ब्लॉक मेथड। याद रखिएगा फुल ब्लॉक मेथड, लैटरल ब्लॉक मेथड किससे संबंधित है, बकेट विल एक्सकवेटर। जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो बकेट विल एक्सकवेटर के बारे में आपने क्या क्या डाटा पढ़ा, जो आया हुआ क्वेश्चन है 11 केवी पे ये चलता है। इंडिया में मात्र एक जगह पे है, एनएलसी लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में मात्र एक मलौता कंपनी है जहां पे बकेट विल एक्सकवेटर लगा हुआ है। भारत एशिया का सबसे बड़ा लिग्नाइट माइंस कौन सा है, एनएलसी यानी न्यूजीलैंड लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। भारत का कौन सा कितना नंबर पे आता है लिग्नाइट वाला में माइंस के तुलना में, तो चौथा नंबर पे आता है। पहले 3 अलग अलग कंट्री आते हैं, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद चौथा नंबर पे भारत आते हैं जिसके पास सबसे बड़ा मशीनरी लगा हुआ है बकेट विल एक्सकवेटर का। ओपन कास्ट का सबसे बड़ा मशीनरी कौन सा होता है, बकेट विल एक्सकवेटर होता है। बकेट विल एक्सकवेटर से कैसे कोयला काटते हैं, 2 मेथड से, फुल ब्लॉक और लैटरल ब्लॉक मेथड से कोयला काटते हैं। चलिए यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपका ओपन कास्ट वाला जो चैप्टर है वो ऑफिशियली द एंड होता है, ऑफिशियली खत्म होता है। और इसी के साथ जो भी एनसीएल का या एनएलसी का तैयारी करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए यार, आपका हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अभी देखिए सब अपना अपना बैच स्टार्ट कर चुका है, अगर आपको पता होगा माइनिंग में जितने भी धुरंधर हैं, जितने भी टीचर हैं, फैकल्टीज हैं, सब अपना बैच स्टार्ट कर चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको आपका अगर हम हाथ पकड़े हैं तो आपको एक मंजिल तक पहुंचाएंगे, उसके बाद हम दूसरा का हाथ पकड़ेंगे। आपको एक मंजिल तक पहुंचाएंगे, बस आप करीब ही हैं, हो ही गया है, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा आपका, उसके बाद हम दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे। आप अगर उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप जरूर शिफ्ट हो सकते हैं। आप हमको 10 तारीख को मैसेज कीजिएगा, 10 दिसंबर से स्टार्ट कीजिएगा मैसेज करना, हम 15 तारीख के अंदर बैच स्टार्ट करेंगे। और एक बार स्टार्ट करेंगे तो ज़बरदस्त पढ़ाएंगे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कुछ भी चल सकता है, क्योंकि 3-4 महीना में ख़त्म करना सिलेबस है, यही मेरा टारगेट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मेरी बातों को आगे फैलाइएगा लोगों तक। मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।